हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेस्ट रैपिड रिवीजन सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड ऑफ चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फ्रॉम क्लास 11th। ये चैप्टर आपको अप्रॉक्स 5 to 6 वीडियोस में कवर कराया जाएगा एंड कल से इसी चैप्टर की टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो एक दिन पहले जो भी वीडियो आएगी वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार दो बार, मतलब आपको फ़ायदा ही होगा जितनी बार आप इसे सुनेंगे एंड देन उस क्वेश्चन सीरीज़ को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका मतलब चैप्टर प्रॉपरली कवर हो जाएगा। इसमें मैंने ऑल इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो एनसीईआरटी की पर्टिकुलर लाइन से पूछे जाते हैं, सब कुछ इंक्लूड किया है। एंड इसमें जो एनसीईआरटी आपको शो होगी वो मेरी खुद की एनसीईआरटी है जो मैंने नीट की प्रिपरेशन में यूज़ की है। दिस वीडियो सीरीज विल बी लाइक, एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगा लाला। ये टैगलाइन भी मैंने खुद बनाई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा बड़ा इंट्रो हो गया आज का। तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 65 है, ये मेरी एनसीईआरटी में मैंने शो किया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी पॉइंट्स नहीं हैं, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो कि पुरानी पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। अब जैसे आप पूछते रहते हैं कि हम एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ें ना पढ़ें, तो पहले एटलीस्ट वो तो हम पढ़ लें जो पीवाईक्यूज में बाहर के पूछे गए हैं, एटलीस्ट हम वही कवर कर लें अगर हम कर सकते हैं। तो अगर आप यहीं पर उन्हें लिख लेंगे तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे एक बार आप उन पर ध्यान दे सकते हैं। फिर साइड में आप देखेंगे कि मैंने एक क्वेश्चन और पेज नंबर मेंशन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बताती हूँ आपको क्या है। ये मेरे टीचर ने बताया था कि लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं नीट के, 2023 का पेपर इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें किस पेज से कितने क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं ताकि आपको पेज की इंपॉर्टेंस पता चल जाए। तो वो लिखा हुआ है, ये आप अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा। ये आपकी लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। चलिए आते हैं हम अपने मेन पोर्शन पे। तो यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं लाइन्स, मैं पहले उन्हें बता रही हूँ क्योंकि इंट्रो में बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, they are all characterized by the presence of roots, stem, leaves, flowers and roots। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसे हम मॉर्फोलॉजी पूछेंगे। एंड जहाँ पर भी ऑल, सम, फ्यू ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं उन्हें आप सर्कल कर लीजिए करें, क्योंकि ताकि जैसे अब एजर्शन रीजन वगैरह पूछे जाते हैं तो वहाँ पर इन्हीं चीज़ों को थोड़ा चेंज कर लिया जाता है। तो ये हो गए फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो मैंने एडेप्टेशंस को अंडरलाइन किए हुए हैं, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज। तो ये तो जनरली भी सबको पता होता है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड द रूट सिस्टम एंड द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। मतलब कि जो नीचे वाला पार्ट है वो रूट सिस्टम बनाएगा एंड ऊपर वाला पार्ट बनाएगा शूट सिस्टम। सो नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक रूट पर। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। तो हमें पहले ये याद रखना कि जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें टैप रूट मिलता है। तो इसे मैंने तो सिंपल ऐसे याद किया है, डाइकॉट टैप रूट। तो आपको याद रखना कि जो मेजॉरिटी डाइकॉट प्लांट्स हैं, सारे नहीं मेजॉरिटी, उनका डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का। जो रेडिकल होता है मेन पोर्शन, वो डायरेक्टली इलोंगेट करता है और वो बनाता है प्राइमरी रूट जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है। It bears lateral roots of several orders that are referred to as the secondary, tertiary roots, etc. तो मतलब उसके फिर जो प्राइमरी रूट है उसके आगे लेटरल रूट्स की ब्रांचेस आती है जिन्हें हम सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी रूट्स और उसकी ब्रांचेस बनाती हैं टैप रूट सिस्टम, और जो कि मिलता कहाँ है, मस्टर्ड जैसे प्लांट्स में। Next line is, in monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in the wheat plant. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उसमें हमें मिलती है फाइब्रस रूट्स। ये कैसी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड, और ये ओरिजिनेट कहाँ करती हैं, बेस ऑफ द स्टेम से, और बनाती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ये 2020 का PYQ भी है कि फाइब्रस रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, एक बार फिर से बेस ऑफ द स्टेम से, और इनका एग्जाम्पल क्या है, वीट प्लांट। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड द बेनियन ट्री, रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट्स। तो इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होंगी, जो रेडिकल से अलावा किसी और पार्ट से अराइज करेंगी वो होंगी, और इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड द बेनियन ट्री। नेक्स्ट लाइन इज, द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, providing a proper anchorage to the plant parts,
storing reserve food material, synthesizing of the plant growth regulators. तो इसमें ना कई बार जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूजुअली मॉक टेस्ट वगैरह में आते हैं, मेन फंक्शंस हमें 6-7 लिख के दे देते हैं, तो उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मेन फंक्शन कौन से हैं. हमें चलना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो हमें एनसीईआरटी वाले अच्छे से याद होने चाहिए. मेन पॉइंट जो हमें याद नहीं होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो आप इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट हमें साइड में डायग्राम शो किया हुआ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. तो ये तो सिंपल 3rd-4th क्लास वाला डायग्राम है. फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, नोड, इंटरनोड, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये सब शो किया हुआ है. ये हमें यूजुअली आता ही है. बाकी एक बार फिर भी आप प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट पे थोड़ा ध्यान दे लें, और नोड कहाँ पर होती है, इंटरनोड कहाँ पर है, और बर्ड क्या है, इन पे थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए. नेक्स्ट हमें नीचे डायग्राम में शो किया हुआ है. फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ द टैप रूट. तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो ब्रांचेस शो हो रही हैं दैट आर लेटरल्स, मीन्स द लेटरल रूट्स जो थ्योरी में लिखा हुआ था. सेकंड डायग्राम इज ऑफ द फाइब्रस रूट एंड थर्ड इज ऑफ द एडवेंटिशियस रूट. जैसे मैंने यहीं पे नोट किया हुआ है कि टैप रूट के एग्जाम्पल क्या था, फाइब्रस रूट का क्या था, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं आप भी ऐसे एनसीईआरटी में याद करने के लिए लिख सकते हैं. बार बार जब हमारी आंखों के सामने से सेम पॉइंट्स जाते हैं तो वो हमें इजीली याद हो जाते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं रीजन्स ऑफ द रूट टिप पर. तो ये मैंने फिगर ऑफ द डे में भी बहुत अच्छे से कवर कर दिया था, तो मैं उसी का वॉइस ओवर यहाँ पर अटैच कर रही हूँ. एक बार आप उसे ध्यान से सुन लीजिए. आपको जो भी थ्योरी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगें वो फिगर में ऐड कर लेने चाहिए, इससे उन्हें याद करना ईजी हो जाता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट कैप, इसकी शेप दी हुई है थिम्बल लाइक. देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दिस इज द स्मॉलेस्ट रीजन. इस रीजन के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं. ये प्रेजेंट होता है फ्यू मिलीमीटर अबव फ्रॉम द रूट कैप. नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ रूट एंड लेंथ में. नेक्स्ट इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये लार्जेस्ट रीजन होता है, यहाँ पर सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं और मेच्योर हो जाते हैं. नेक्स्ट हमें डायग्राम में शो किए हुए हैं रूट हेयर. दीज आर वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में. ये प्रेजेंट होते हैं मैच्योरेशन जोन के अंदर. सम एपिडर्मल सेल्स फॉर्म रूट हेयर. नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे मैंने शो किया हुआ है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रीजन. प्रॉक्सिमल का जनरली मीनिंग होता है क्लोज टू द सेंटर. यहाँ पर मैंने विद रिस्पेक्ट टू रूट कैप लिखे हैं. सो द प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रीजन्स आर मेरिस्टेमेटिक, देन एलोंगेशन, देन मैच्योरेशन. एक बार अभी जल्दी से हम इसकी थ्योरी पोर्शन को भी देख लेते हैं. देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप. हमने पहले ही डायग्राम में लिख लिया था कि रूट कैप शेप इज थिम्बल लाइक. नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स द वे थ्रू द सॉइल. रूट कैप का फंक्शन होता है कि वो प्रोटेक्ट करता है जो सॉफ्ट एपेक्स है रूट का. नेक्स्ट इज अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. हमने डायग्राम में लिख लिया था कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक फ्यू मिलीमीटर्स above होता है. नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद अ डेंस प्रोटोप्लाज्म. They divide repeatedly. ये सब पॉइंट्स हम लिख चुके हैं. The next is the cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in the limb. This region is known as the region of elongation. The cells of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called as a maturation region. From the region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called the root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. यहाँ पर बताया हुआ है कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स में, और ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं फाउंड इन द मैच्योरेशन रीजन. ये हमने ऑलरेडी डायग्राम में भी कवर कर लिया था. Next topic is the modifications of root. Roots in some plants change their shape and structure and becomes modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. तो यहाँ बताया वो किस किस चीज़ के लिए मॉडिफाई करती हैं अपने आप को, सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के लिए. तो फर्स्ट लिखा हुआ है टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड. तो आपको पहले यहाँ पर ध्यान रखना कि जो टैप रूट हैं कैरेट की और टर्निप की, और एडवेंटिशियस रूट्स किसकी हैं, स्वीट पोटैटो की, ये स्वॉलन हो जाती हैं और फूड को स्टोर करती हैं. मैं जब मॉक टेस्ट देती थी ना तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता था, हमें एक बॉक्स के अंदर कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो और कुछ और रूट्स के नाम दे देते थे और पूछते थे कि टैप रूट्स किन की मॉडिफाई हुई हैं. तो आपको ध्यान रखना होगा कि टैप रूट में हम सिर्फ कैरेट और टर्निप को रखेंगे, और अगर रूट्स पूछा है तो उसमें स्वीट पोटैटो को भी लेंगे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए. नेक्स्ट लाइन इज कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट अबाउट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बैनियन ट्री आर. दीज आर नोन एज अ प्रॉप रूट्स. तो आपको याद रखना है कि बैनियन ट्री में प्रॉप रूट्स होती हैं. नेक्स्ट लाइन इज सिमिलरली द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम. तो इसमें ना कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि स्टेम्स जो हैं मेज की और शुगर केन की, मतलब वो रूट्स हैं मॉडिफिकेशन या स्टेम है. तो यहाँ पर ध्यान देने कि वो मॉडिफिकेशन तो रूट की हैं, लेकिन वो अराइज कहाँ से करती है, फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम. क्वेश्चन में अपर नोड्स भी लिखा जा सकता है. दीज आर नोन एज द स्टेल्ट रूट्स. तो आपको याद रखना है स्टेल्ट रूट्स किस में मिलती हैं,
मेज में, शुगर केन में। अराइज कहाँ से करती हैं? लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से। और मॉडिफिकेशन किसकी है? रूट की। Next line, in some plants such as Rhizophora growing in the swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots are called as pneumatophores, help in getting the oxygen for respiration. तो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि राइजोफोरा जो कि ग्रो करते हैं स्वैम्पी एरियाज, दैट इज दलदली इलाके। वहाँ पर जो रूट्स हैं वो ऊपर आ जाती हैं और वर्टिकली ग्रो करने लगती हैं। वर्टिकली ग्रो करने का मतलब है कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है, अर्थ के अपोजिट साइड जाएंगी। इन्हें हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स और इनका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन लेना फॉर द पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप यहाँ पर ना चारों को जो मेन पर्पज है इनके, इन्हें मार्क कर लीजिए। एक प्रॉप रूट है, एक स्टिल्ट रूट है, एक न्यूमेटोफोर है, एक स्टोरेज ऑफ फूड के लिए है। हमें साइड में जो डायग्राम शो किया हुआ है वो प्रॉप रूट्स ऑफ बेनियन ट्री शो किए हुए हैं। ये किस लिए थे? सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट पेज पर डायग्राम शो किया हुआ है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर द स्टोरेज पर्पस। तो यहाँ पर स्टोरेज में एस्पेरेगस भी शो किया हुआ है जो कि थ्योरी में नहीं दिया हुआ था, इसलिए डायग्राम्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड बी पार्ट में हमें शो किया हुआ है रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स इन द राइजोफोरा। मैंने आपको बताया था ना, न्यूमेटोफोर्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। अब आप ऊपर देखिए, मैंने अपनी एनसीईआरटी में स्टोरेज के लिए शो किया हुआ है टैप रूट इज फॉर कैरेट एंड टर्निप, एडवेंटिशियस रूट इज फॉर स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस। ये इसलिए शो किया हुआ है क्योंकि मैंने एक टेस्ट में गलत किया था, मैंने उसमें स्वीट पोटैटो को भी इंक्लूड कर दिया था। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर टैप रूट पूछा जाए तो उसमें सिर्फ कैरेट और टर्निप लेंगे स्टोरेज के लिए। अगर एडवेंटिशियस रूट पूछा जाए तो उसमें हम सिर्फ स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस लेंगे। और अगर इन जनरल पूछा जाए स्टोरेज के लिए तो हम सबको इंक्लूड करेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में हमें यही चारों पेज कवर करने थे। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हूँ। अब मैं एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर रिकॉल कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्लोज योर आइज एंड जस्ट लिसन केयरफुली। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मेजॉरिटी डाइकॉट प्लांट्स में हमें टैप रूट मिलती है और मोनोकॉट प्लांट्स में हमें फाइब्रस रूट मिलती है। फाइब्रस रूट अराइज करती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये एक PYQ भी है। फाइब्रस रूट का एग्जांपल है वीट प्लांट, टैप रूट का एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट। एडवेंटिशियस रूट्स अदर देन द रेडिकल अराइज करती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री। मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइडिंग एनकरेज स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेक्स्ट रीजन्स ऑफ रूट कैप, आई होप सो मैंने फिगर ऑफ द डे में भी कवर कर दिया है, आज वीडियो में भी, तो वो आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। द नेक्स्ट इज द टैप रूट फाउंड होती है कैरेट में, टर्निप में, एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो में, ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए यूज होती है। बेनियन में जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं वो सपोर्ट के लिए होते हैं, इन्हें हम प्रॉप रूट बोलते हैं। स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम, इन्हें हम स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। राइजोफोरा जो कि स्वैम्पी एरियाज में अराइज प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो रूट्स हैं वो वर्टिकली अपवर्ड्स अराइज करती हैं। दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक नोन एज द न्यूमेटोफोर्स। दीज हेल्प टू गेट द ऑक्सीजन आउट फॉर द रेस्पिरेशन। फिर जो हमें डायग्राम में शो किया हुआ था बट थ्योरी पोर्शन में नहीं था, दैट इज एस्पेरेगस विच इज यूज फॉर द स्टोरेज पर्पज। आई होप सो आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप प्लीज अपना एक छोटा सा कमेंट जरूर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप सो आपको कल की वीडियो पसंद आई हो और अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो गया हो। आज हम शुरू करते हैं वहीं नेक्स्ट पार्ट से, पेज नंबर 68 से। तो चलिए टैगलाइन से ही शुरू करते हैं। एक बार ये वीडियो देख डाला तो नीट प्रेप होगा, जी गला लगा। द स्टेम, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and roots. It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. The stem bear nodes and internodes. तो यहाँ हमें सिंपली बताया हुआ कि स्टेम जो है वो असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, उसके पास ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। ये कहाँ से राइज करता है? प्लूमूल से। और रेडिकल से कौन राइज करता था? रूट। प्लूमूल से स्टेम, रेडिकल से रूट। इसके पास क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स, जो कि रूट के पास नहीं होते हैं। Next line is the region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the portion between the two nodes. जहाँ पर लीव बोर्न होते हैं उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स, और इंटरनोड इज द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स। द नेक्स्ट लाइन इज द स्टेम बियर बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम के पास बर्ड्स होते हैं जो टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं, मीन्स एक्सिल के बीच में। Stem is generally green when young and often become woody and dark brown in the later stages. हमने देखा है कि जो यंग स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो वो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखे हैं फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस एंड बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इट कंडक्ट्स वाटर्स एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस. सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन.
तो आपको याद रखना है कि मेन फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, ये कई बार टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो मेन फंक्शन है स्टेम का स्प्रेड आउट करना ब्रांचेस को जिसके पास लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं। और ये कंडक्ट क्या क्या करते हैं, हमें यूजुअली याद रहता है वाटर और मिनरल्स तो कंडक्ट करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है फोटोसिंथेसिस को भी ये कंडक्ट करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हुए हैं। इसके फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले वर्ड को भी आप हाईलाइट कर लीजिए, ये भी कई बार हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम पर। द स्टेम मे नॉट बी ऑलवेज टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। स्टेम हमेशा वो नहीं होती जैसे हम सोचते हैं कि हाँ इनका काम तो सिर्फ स्प्रेड आउट करना है ब्रांचेस को, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करना है, नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों में मॉडिफाई हो जाती हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड इन देम। आपको ये जो एग्जांपल्स दिए मैंने ये बहुत अच्छे से याद करने होंगे। और जैसे मैंने लिखा है पोटैटो ट्यूबर होता है, जिंजर और टर्मरिक राइजोम होते हैं, जमिकंद और कोलोकेशिया कॉर्म होते हैं। पहले मतलब कराए जाते थे ये, क्योंकि पुराने PYQs में आते थे, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दीज ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर द कंडीशंस फॉर द अनफेवरेबल ग्रोथ। कौन एक्ट करते हैं ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन की, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स किस किस में पाए जाते हैं वो याद रखना आपको, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन, कोलोकेशिया। किस चीज़ों को टाइड ओवर करने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस को। किस चीज़ के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस, ग्रोथ के लिए। सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी ब्लड्स आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गोर्ड्स, कुकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। तो यहाँ पर बताइए स्टेम टेंड्रिल्स आपने यूजुअली देखे होंगे अगर आपके घर के पास ये कुकम्बर वगैरह उगते हैं तो गोर्ड्स की फैमिली में आपको याद रखना कि 3 चीज़ें आती हैं, मतलब यहाँ पर 3 बताएंगे, कुकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन और ग्रेप वाइन। आप बाद में जब लीफ भी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर लीफ टेंड्रिल भी पढ़ाए जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं स्टेम टेंड्रिल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वो लीफ टेंड्रिल्स वाले एग्जाम्पल भी दे देते हैं बीच में कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो आपको ये अच्छे से याद रखने की ये 4 ही हैं स्टेम टेंड्रिल्स, क्योंकि हमें NCERT के अकॉर्डिंग ही याद करना है अभी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ द स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू द वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं स्टेम के वो मॉडिफाई हो जाते हैं वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स बनाने में। तो आपको इन वर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक्सिलरी बर्ड्स जो हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं, ना कि टर्मिनल बर्ड्स। किस में मॉडिफाई हो रहे हैं, वुडी, स्ट्रेट नॉट कॉइल्ड, पॉइंटेड थॉर्न्स। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनविलिया। बोगनविलिया तो बहुत कॉमनली हमारे घरों में, पार्क्स में पाया जाता है प्लांट, तो आपने देखा होगा उसके थॉर्न्स को। तो ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं। थॉर्न के एग्जाम्पल हैं सिट्रस एंड बोगनविलिया। दी प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ब्राउजिंग एनिमल्स मतलब जो जैसे पौधों वगैरह खाते हैं, तो जो थॉर्न है, थॉर्न की वजह से उन्हें प्रोटेक्शन हो जाएगी क्योंकि वो नहीं खा पाएंगे। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाइड देयर stems into the flattened opuntia or fleshy cylindrical euphorbia structures. They contain chlorophyll and carry out photosynthesis. तो आपको याद रखना है एरिड रीजन्स के प्लांट्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं फ्लैटेंड शेप में। फ्लैटेंड शेप किस में मिलेगी, ओपनशिया में, सिलेंड्रिकल, यूफोर्बिया में। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल, और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट हम आते हैं 5th पॉइंट पर, underground stems of some plants such as grasses and strawberry etc. spread to new niches and when older parts die new plants are formed. तो यहाँ पर बताया जो अंडरग्राउंड स्टेम है कुछ प्लांट्स की जैसे कि ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी, ये अलग निश में चले जाते हैं। निश आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, इसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है, जहाँ पर मतलब ये फंक्शनल रोल जहाँ पर परफॉर्म करता है एक प्लांट, तो वहाँ पर स्प्रेड करते हैं। और जब ओल्डर पार्ट्स मतलब जो बूढ़े पार्ट्स हो गए हैं वो मर जाते हैं तो वहीं पर से नए प्लांट अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट 6th पार्ट पे हम आते हैं। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स जैसे कि मिंट और जैस्मिन है, इसमें स्लेंडर सॉफ्ट कलर की लेटर ब्रांच होगी जो कि बेस ऑफ द मेन एक्सिस से अराइज करती है। वो नीचे की तरफ ग्राउंड को टच करती है, फिर जहाँ से वो ऊपर आती है ग्राउंड से वहीं से एक नया प्लांट फिर से अराइज हो जाता है। Next is 7th point, a lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and tuft of roots is found in the aquatic plants like Pistia and Eichhornia. तो यहाँ पर हमें बताया कि जो लेटरल ब्रांच है, आपको ना इन वर्ड्स पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है टेस्ट में। मतलब हमें जैसे कभी पूछ लेंगे कि न्यू निशेस में कौन से प्लांट्स अराइज करते हैं तो उसका एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो आपको बताना होगा ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी वाले थे। तो मतलब एक एक वर्ड पर पूरा ध्यान रखना है आपको। तो हम अभी पढ़ रहे थे 7th पॉइंट, विच इज अ लेटरल ब्रांच विद अ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड एकोर्निया। तो इस छोटी सी लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर हमें लिखा शॉर्ट इंटरनोड्स, क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में आ गया मान लो, तो लॉन्ग इंटरनोड्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देना है।
फिर वो क्या बियर करती है ईच नोड, रोजेट ऑफ लीव्स और टफ्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज करे जा सकते हैं, रोजेट ऑफ रूट्स एंड टफ्ट ऑफ लीव्स। तो एक एक वर्ड मतलब आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ पर मिलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स में। किन प्लांट्स में? लाइक पिस्टी एंड इकॉर्निया। अगर किसी को पता हो इकॉर्निया का दूसरा नाम क्या है तो कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट 8 पार्ट पर आते हैं हम। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upwards, giving rise to leafy shoots. तो हमें यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम। द लेटरल ब्रांचेस अराइज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड द अंडरग्राउंड पोर्शन। कहाँ से अराइज करती है ब्रांचेस? बेस के और अंडरग्राउंड पोर्शन के, जो मेन स्टेम का है अंडरग्राउंड पोर्शन से अराइज करते हैं। पहले हॉरिजॉन्टली चलते हैं बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे चलेंगे, फिर वो ओब्लिकली अपवर्ड आते हैं और किसे राइज करते हैं? लीफी शूट्स को। तो जैसे मैंने एक एक वर्ड को मतलब सर्कल किया है ना, जो जो पॉइंट्स आपको जैसे याद नहीं रहते हैं, इनके मेन फोकस पॉइंट्स हैं, तो आप इनको सर्कल कर लीजिए करिए। ये जो अभी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम वाला टॉपिक हमने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं और PYQs में भी आते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स और लाइन्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ एक डायग्राम दिया हुआ है फिगर 5.6। तो यहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बताया हुआ है। ए पार्ट में हमें स्टोरेज की मॉडिफिकेशन बताई है, तो उसमें एग्जाम्पल दिए हुए जिंजर, जमिकन, पोटैटो। नेक्स्ट बी पार्ट में सपोर्ट के लिए एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, तो आप सर्कल कर लीजिए कि एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई हुआ है। सी पार्ट इज प्रोटेक्शन, बोगनविलिया मैंने बताया था ना आपको, तो यहाँ पर स्टेम मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन के अंदर। स्पाइन वैसे हमें थ्योरी में यहाँ पर थॉर्न लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर थॉर्न भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने थॉर्न लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए हुए है रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स। कहाँ से अराइज कर रही हैं रूट्स? नोड से, ध्यान रखना। तो इसमें ऑक्जेलिस की स्पीशीज का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पर, लीफ। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू द ब्रांच। तो इन लाइन्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान दें। लीफ जो है वो लेटरल होता है, जनरली वो फ्लैट होता है, बॉर्न कहाँ होता है? स्टेम पर होता है, डेवलप कहाँ होता है? नोड पर होता है, बियर क्या करता है? बर्ड करता है, कहाँ पर? एक्सिल में। एक्सिलरी बर्ड जो है वो लेटर स्टेजेस में किस चीज में डेवलप हो जाता है? ब्रांच में। तो ये पूछा जा सकता है कि ब्रांच में मतलब ब्रांच किससे बनती है? एक्सिलरी बर्ड से। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन द एक्रोपेटल ऑर्डर। लीव कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। वैसे ये तो इजी है, रूट से तो नहीं अराइज करेंगे ऑफ कोर्स। एंड अरेंज किस ऑर्डर में होते हैं? एक्रोपेटल ऑर्डर में, नॉट इन द बेसिपेटल ऑर्डर। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये पूछा जा सकता है हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस? दोज आर लीव्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। कौन सी 3 मेन पार्ट्स हैं? लीफ बेस, petiole एंड लेमाइना। The next line is the leaf is attached to the stem by the leaf base. लीफ किससे अटैच होता है स्टेम पर? लीफ बेस के थ्रू। एंड मे बियर द 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द स्टिप्यूल्स। तो पूछा जा सकता है 2 लेटरल हैं या क्या है? 2 लेटरल हैं, क्या होते हैं? किस साइज में है? स्मॉल साइज में है, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उनका नाम क्या है? स्टिप्यूल्स। तो एक बार फिर से, स्टिप्यूल्स स्मॉल है या बिग है? स्मॉल है। किस शेप के हैं? लीफ लाइक हैं। कितने हैं नंबर में? 2। Next line in monocots, the leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. In some leguminous plants, the leaf base may be swollen, which is called the pulvinus. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मोनोकोट्स में तो एक शीट की फॉर्म में वो एक्सपेंड कर जाते हैं, या तो पार्शियली होंगे या पूरी तरह से भी हो सकते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस है, याद रखना है लीफ बेस, वो स्वोलन हो जाता है और उसे हम बोलते हैं पल्विनस। द नेक्स्ट इज द petiole helps hold the blade to light. तो पूछा जा सकता है लाइक इन द फिल इन द ब्लैंक डैश हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, तो क्या आएगा? petiole. नेक्स्ट लाइन इज लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल petiole allow leaf blades to flutter in the wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. तो जो petioles हैं वो लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ये ध्यान रखना है। और वो लीफ ब्लेड्स को अलाउ करते हैं फ्लटर करने में, मतलब जब आंधी आती है तो वो हिल पाएँ, एंड therefore helping in cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. The next line is the lamina or the leaf blade is green expanded part of the leaf with veins and veinlets. तो वेन और वेनलेट्स कहाँ मिलते हैं? लीफ ब्लेड पर। लीफ ब्लेड का दूसरा नाम क्या है? लेमाइना। क्या कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। किसका पार्ट है? लीफ का पार्ट है। नेक्स्ट लाइन इज देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज ऑल्सो नोन एज अ मिडरिब। तो पूछा जा सकता है मिडल प्रोमिनेंट वेन का नाम क्या है? मिडरिब।
नेक्स्ट लाइन इज वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट्स हैज चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। कौन हेल्प करता है रिजिडिटी प्रोवाइड करने में लीफ ब्लेड को? वेन्स। किस चीज के चैनल की तरह एक्ट करते हैं? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। तो जो शेप है, मार्जिन है, एपेक्स है, सरफेस है, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन है लेमाइना का, वो अलग अलग लीव्स में अलग अलग टाइप का होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स ऑन द लेमाइना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज द वेनेशन। वेन्स का और वेनलेट्स का अरेंजमेंट किस पर? लेमाइना पर, उसे हम बोलते हैं वेनेशन। When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate. जब वो नेटवर्क बनाती हैं तो हम उन्हें बोलते हैं रेटिकुलेट। When the veins run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. जब वो पैरेलली रन करती हैं तो हम उन्हें पैरेलल बोलेंगे, सिंपल है। नेटवर्क बनाएंगे तो रेटिकुलेट, पैरेलल रन करेंगे तो पैरेलल। Leaves in the dicotyledonous plant generally possess the reticulate venation, while the parallel venation is characteristic of most of the monocot plants. पैरेलल मिलती है मोनोकोट में, डाइकोट में मिलती है रेटिकुलेट। सिंपल ऐसे याद रख लो, डॉक्टर DR, डाइकोट रेटिकुलेट, MP मोनोकोट पैरेलल। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप ऑफ लीव्स पर। A leaf is said to be simple when the lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib. एक लीफ को हम सिंपल कब बोलेंगे? जब लेमाइना जो है वो या तो पूरी है या जब वो इंसाइज करी हुई है, मतलब उस पर कट्स लगे हुए हैं। ये अभी मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाऊंगी जो हमें एनसीईआरटी में शो किया हुआ है। तो उसमें इंसिजन टच नहीं करते हैं मिड रिब को, तो हम उसे बोलेंगे सिंपल। एंड व्हेन द इंसिजन्स ऑफ द लेमाइना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स, द लीफ इज नोन एज द कंपाउंड लीफ। जब इंसिजन्स जो है लेमाइना के वो मिड रिब तक पहुंच जाएंगे, उसे तोड़ देंगे अलग अलग पार्ट में, अलग अलग लीफलेट्स अराइज होंगे, उन्हें हम बोलेंगे कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट इज अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ पीटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सेल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है कि जो बर्ड है वो मिलता है एक्सेल ऑफ पीटियोल में, सिंपल में भी और कंपाउंड लीफ में भी, लेकिन एक्सेल ऑफ लीफलेट्स में नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में बहुत पूछा जाता है, इसे ढंग से मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन इज द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स। इन पिनेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑफ द कॉमन एक्सेस रैकिस विच रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। तो यहाँ पर बताया कि कंपाउंड लीफ कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं। जो पहला टाइप है उसका नाम है पिनेटली कंपाउंड लीफ। इसमें जो लीफलेट है वो कॉमन एक्सिस पर होते हैं। कॉमन एक्सिस का नाम क्या है? रैकिस, जो रिप्रेजेंट करता है मिड रिब को, और पिनेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है? नीम। नेक्स्ट इज द पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। इसमें जो लीफलेट्स हैं वो अटैच होते हैं एक कॉमन पॉइंट पे एट द टिप ऑफ द पीटियोल एज इन सिल्क कॉटन। याद रखना है सेकेंड पार्ट इज 2 टाइप में हमने डिवाइड करे थे कंपाउंड लीफ को, एक पाल्मेटली और एक पिनेटली। पिनेटली में हमें रैकिस मिला था, इसका एग्जाम्पल था नीम। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स थे वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच थे एट द टिप ऑफ द पीटियोल एज इन द सिल्क कॉटन। पहले हम देखते हैं वेनेशन का डायग्राम हमें शो किया हुआ है। तो यहाँ पर पहले देखिए आप, रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखाई दे रही है क्योंकि उसमें अलग अलग नेटवर्क फॉर्म हुआ है। और नेक्स्ट डायग्राम जो है पार्ट सी, उसमें हमें पैरेलल वेनेशन दिखाई दे रही है क्योंकि पैरेलली अरेंज्ड हैं वेन्स एंड वेनलेट्स। नेक्स्ट हम आते हैं पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड के डायग्राम पे। जो फर्स्ट है पिनेटली कंपाउंड है, जो उसमें बीच में आपको कॉमन एक्सेस दिखाई दे रहा है, उसका नाम रैकिस है, इसे आप ढंग से मार्क कर लीजिए। सेकंड में हमें बताया था कि कॉमन पॉइंट पर अटैच होंगे एट द टिप ऑफ द पीटियोल, तो हमें दिखाई दे रहा है ना, एक ही कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड है और इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइलोटेक्सी होता क्या है। ये पैटर्न है अरेंजमेंट का, किसका? लीव्स का। कहाँ पर? स्टेम पर या ब्रांच पर। दिस इज यूजुअली ऑफ द 3 टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। 3 टाइप का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। फर्स्ट आता है अल्टरनेट टाइप की फाइलोटेक्सी। अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन द अल्टरनेट मैनर, मतलब अल्टरनेट मैनर में अटैच होंगी, पहले एक पे आया फिर दूसरे पे आया, एक छोड़कर, तो इस टाइप से अटैच होगा। तो इसका एग्जाम्पल हमें याद करने हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, सन मस्ट अल्टरनेट इन चाइना। तो इसका आप देखिए, सन का मतलब सनफ्लावर, मस्ट का मतलब मस्टर्ड, अल्टरनेट फाइलोटेक्सी का नाम है, और चाइना मतलब चाइना रोज। नेक्स्ट आता है अपोजिट फाइलोटेक्सी। इसमें अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट द ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। तो आपको याद रखना है, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, कैलोट्रोपिस और गवावा। ये डायग्राम से भी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपको। तो ये होती है अपोजिट फाइलोटेक्सी।
The next line is if more than two leaves arise at a node and forms a whorl, it is called whorl phyllotaxy as in Elstonia. तो आपको याद रखना है कि अगर एक नोड पर दो से ज़्यादा लीव्स अराइज करते हैं तो वो बनाते हैं वॉर्ल फाइलोटेक्सी. इसका एग्जाम्पल है एलिस्टोनिया. अब जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं एक बार आप उन पे ध्यान दें. फर्स्ट दिया हुआ चाइना रोज, इसमें आप देख रहे हैं ना अल्टरनेट मैनर में अरेंज दिखाई दे रहे हैं हमें, तो वो है अल्टरनेट फाइलोटेक्सी जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज. सेकंड में हमें अपोजिट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एक के अपोजिट एक लीफ हमें दिखाई दे रहा है, तो वो है अपोजिट फाइलोटेक्सी एज इन ग्वावा एंड केलोट्रोपिस. जो सी पार्ट है उसमें हमें एक नोड पर एक से ज़्यादा लीव्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो बनाते हैं वर्ल्ड फाइलोटेक्सी. नेक्स्ट हम आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स पर. लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस. लीव्स का मेजर फंक्शन फोटोसिंथेसिस तो होता ही है, लेकिन वो कई बार मॉडिफाई करते हैं अदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि हम पहला देखते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू द टेंड्रल्स फॉर क्लाइंबिंग एज इन द पीज. टेंड्रल्स किस में बनाते हैं? पीज में. क्या चीज में हेल्प करने के लिए? क्लाइंबिंग में. नेक्स्ट आता है इनटू स्पाइन्स फॉर डिफेंस एज इन कैक्टी. स्पाइन्स में मॉडिफाई करते हैं किस में? कैक्टस में. किस पर्पस के लिए? डिफेंस के लिए. नेक्स्ट इज द फ्लेशी लीव्स ऑफ द ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड. फ्लेशी लीव्स किस में पाए जाते हैं? ओनियन में, गार्लिक में. क्या हेल्प करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड में. नेक्स्ट आता है इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड. जो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, यहाँ पर जो लीव्स हैं वो छोटे होते हैं और कम उनका लाइफ स्पैन होता है. इसमें जो है द पीटियोल्स इन दिस प्लांट्स एक्सपैंड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज द फूड. तो इनके जो पीटियोल्स होते हैं, आपको ध्यान देना है पीटियोल्स वर्ड पर, ये एक्सपैंड कर जाते हैं, ग्रीन बन जाते हैं और ये फूड को बनाने में मदद करते हैं. नेक्स्ट इज द फोर्थ पार्ट, लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स. तो आपको पहले तो दो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम याद होने चाहिए, जो क्या हैं? पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप. ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड लीव्स. तो अब हम आते हैं इनके डायग्राम पर. फर्स्ट डायग्राम में हमें शो किया है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ फॉर सपोर्ट. इसके लिए कौन यूज होता है? टेंड्रिल. तो हमें एग्जांपल दिया हुआ है पी का. नेक्स्ट इज बी पार्ट फॉर द प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के लिए कौन मॉडिफाई, किस चीज में मॉडिफाई करते हैं? वो स्पाइन्स में. किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर हमें? कैक्टस का. नेक्स्ट इज सी पार्ट फॉर द स्टोरेज. किस चीज में मॉडिफाई करते हैं? फ्लैशी लीव्स में. एग्जाम्पल क्या था? ऑनियन. और एक और एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था थ्योरी में? गार्लिक. So the first topic is the inflorescence. A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to the floral meristem. तो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड शूट या रूट? तो ये तो बहुत ईजी है, वो मॉडिफाइड शूट होता है. नेक्स्ट इज द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम. तो आपको उल्टा भी दिया जा सकता है कि फ्लोरल मेरिस्टेम चेंज होती है शूट में, या शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस होती है फ्लोरल मेरिस्टेम में. तो हमें याद रखना है शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम. नेक्स्ट लाइन इज इंटरनोड्स डोंट एलोंगेट एंड द एक्सेस गेट कंडेंस्ड. इंटरनोड्स जो हैं वो लंबी नहीं होती, जबकि जो एक्सेस होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है. The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. जो apex है वो अलग अलग टाइप के फ्लोरल एपेंडेजेस को प्रोड्यूस करता है लेटरली. इस वर्ड पर आपको ध्यान देना है. इंस्टेड ऑफ द लीव्स. लीव्स नहीं बनाता वहाँ पर क्या बनने लग जाते हैं? फ्लावर्स, फ्लोरल एपेंडेजेस. नेक्स्ट लाइन इज व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी. जब भी एक शूट टिप जो होगी वो ट्रांसफॉर्म होगी एक फ्लावर के अंदर, तो वो हमेशा सॉलिटरी होगी. सॉलिटरी मतलब अकेली, वहां पर सिर्फ हमें फ्लावर ही दिखाई देगा. द नेक्स्ट लाइन इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज द इनफ्लोरेसेंस. तो आपको इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इसका मतलब क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, मतलब फ्लावर्स कैसे अरेंज हैं फ्लोरल एक्सिस पर, उसे हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं. Depending on whether the apex get developed into a flower or continues to grow, two major types of inflorescence are defined, that is racemose and cymose. किस चीज पर डिपेंड करता है कि रेसिमोस होगी या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होगी, कि एपेक्स जो है वो कैसे डेवलप हुआ, या फ्लावर में डेवलप हुआ या वो कंटिन्यू ग्रो करे जा रहा है. तो इस बेसिस पे हम दो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बताएंगे. फर्स्ट इज रेसिमोस, सेकंड इज द साइमोस. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में. तो इसमें लिखा हुआ है इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन अ एक्रोपीटल सक्सेशन. तो इसमें बताया कि जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है इसमें जो मेन एक्सिस होता है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करता जाता है. इसमें जो फ्लावर्स हैं वो एक्रोपीटल ऑर्डर में ग्रो करते हैं. और इसका मैं आपको जनरली बता दूं, जैसे कई बार
पुरानी PYQs में भी पूछा गया कि किन किन में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलती है, तो उसमें ना मेंबर्स के हमें नाम बोल देते हैं। जैसे पूछ ले कि मस्टर्ड में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है, तो हमें याद रखना कि रेसिमोस में ब्रासिकेसी फैमिली और फेबेसी फैमिली आएगी, और साइमोस में आएगी सोलेनेसी और लिलिएसी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसी पीटल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है मेन एक्सिस जो है वो एक फ्लावर के अंदर जाके टर्मिनेट हो जाता है। इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, बेसिपिटल ऑर्डर होता है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स और लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स। एक बार फिर से आप इसमें ना पार्टीशन करके मतलब डिफरेंस लिख लीजिएगा। जैसे रेसिमोस में क्या था? कॉन्टिन्यूस ग्रोथ थी। इसमें क्या है? लिमिटेड ग्रोथ है। रेसिमोस में फ्लावर के अंदर टर्मिनेट नहीं होता था, इसमें टर्मिनेट होता है फ्लावर के अंदर। रेसिमोस में एक्रोपिटल सक्सेशन था, साइमोस में बेसिपिटल सक्सेशन है। रेसिमोस के एग्जांपल्स में ब्रासिकेसी और फेबेसी फैमिली थी। साइमोस के अंदर सोलेनेसी और लिलिएसी। तो ऐसे हम इजीली इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। अब हम इसमें यहाँ पर एनसीईआरटी में हमें डायग्राम शो किए हैं, तो वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। फर्स्ट डायग्राम में हमें शो की हुई है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो मेन एक्सेस है वो कॉन्टिन्यूस टू ग्रोथ करता है, फ्लावर्स आर ग्रोन लेटरली। एंड सेकंड डायग्राम में हमें शो किया हुआ है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर हम एंड में देख सकते हैं कि जो एक्सेस है वो टर्मिनेट कर गई है फ्लावर के अंदर। तो आपको इन इन्फ्लोरेसेंस के अंदर यही मेन पॉइंट्स याद रखने थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, द फ्लावर। द फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। इट इज मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle. तो हमें याद रखने की फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। इसका काम क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो टिपिकल फ्लावर होता है उसके अंदर 4 काइंड्स ऑफ वॉल्स होते हैं। कहाँ पर अरेंज होते हैं? स्वोलन एंड पर। उस चीज के स्वोलन एंड पर, स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसल। और उस स्वोलन एंड को हम बोलते क्या है? थैलेमस और रिसेप्टिकल। तो आपको इनके दोनों नाम भी याद रखने की। थैलेमस का दूसरा नाम क्या है? रिसेप्टिकल है। ये क्या होता है? एक स्वोलन एंड होता है। फिर हमें आगे बताए हुए 4 वर्ल्स के नाम, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड जाइनोशियम। कैलिक्स एंड कोरोला आर द असेसरी ऑर्गन्स। कैलिक्स और कोरोला क्या है? असेसरी ऑर्गन्स हैं। और एंडोशियम एंड जाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड टर्म्ड एज द पेरियंथ। कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि लिली, उसमें जो कैलिक्स और कोरोला हैं वो अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं पेरियंथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट लाइन इज व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंडोशियम एंड जाइनोशियम इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल। क्योंकि उसके अंदर दोनों यूनिट्स प्रेजेंट हैं तो हम उन्हें बोलेंगे बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पेल्स इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट हम आते हैं सिमेट्री पर। In symmetry, the flower may be actinomorphic, which is also known as a radial symmetry, or zygomorphic, which is also known as bilateral symmetry. तो आपको याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक को बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री। मैंने तो ऐसे छोटी सी ट्रिक भी बनाई थी, अजा रबी। ए रेफर्स टू एक्टिनोमॉर्फिक, नीचे आर रेफर्स टू रेडियल, जेड रेफर्स टू जाइगोमॉर्फिक, बी रेफर्स टू बाइलेटरल, ए रेफर्स टू एसिमेट्रिक, और मतलब उसमें कोई भी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब किसी भी प्लेन से हम उसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसे बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, और इसका दूसरा नाम हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, दैट आर मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। When it can be divided into 2 similar halves only in one vertical plane, it is known as zygomorphic, which is also known as bilateral symmetry. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पी गुलमोहर, बीन, केजिया। इसे ऐसे याद रख लो, पीगू बीका। पीगू बीका किस में आएगा? जाइगोमॉर्फिक में। तो अपोजिट के अपने आप याद रह जाएंगे। जैसे ऑप्शंस में ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मॉक टेस्ट में, तो उसमें हमें एक बॉक्स के अंदर ये सारे एग्जांपल्स लिख देंगे, तो उसमें से हमें बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो जाइगोमॉर्फिक कौन कौन से हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स एक एक याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, हम 2 एग्जाम्पल याद करेंगे और वो लिख देंगे। तो हमें एक एक एग्जाम्पल अच्छे से लिख कर याद करना है। नेक्स्ट लाइन में आता है, flower is asymmetric, that is irregular, if it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through its center, as in कहना। मतलब कि किसी भी प्लेन को अगर हम पास करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा इक्वल हाफ्स में, तो इसे हम बोलते हैं asymmetric, that is irregular, और इसका एग्जाम्पल क्या है? कहना। नेक्स्ट हम आते हैं, अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 respectively. Flowers with bracts, reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bracts are known as ebracteate. तो यहाँ पर जो हमें पहले ही बताया हुआ है कि ट्राइमेरस होते हैं, टेट्रामेरस होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, इसका मतलब ये कि जैसे कितने पेटल्स हैं,
जैसे कि मान लो कितने टोटल फ्लोरल अपेंडेजेस दिए हैं, मतलब लीफ की मेनली पेटल्स की बात होती है। अगर 3 के मल्टीपल्स में तो ट्राइमेरस, 4 के मल्टीपल में टेट्रामेरस, 5 के मल्टीपल्स में है पेंटामेरस। नेक्स्ट लाइन में था कि फ्लावर्स विद ब्रेक्ट्स। ब्रेक्ट्स क्या होते हैं, याद रखना है, रिड्यूस लीफ, मिलते कहाँ पे हैं, बेस ऑफ पेडिसल पे। तो जिनमें ब्रेक्ट्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्रेक्टिएट। जिनमें नहीं होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, ई ब्रेक्टिएट। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि PYQs में पूछा गया था कि हमें कुछ भी एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे बीन दे दिया तो हमें पूछा जाएगा कि ये टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, ट्राइमेरस है। ये वैसे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मे बी पुरानी एनसीईआरटी में मेंशन होता हो, तो फिर भी आप एक बार नोट कर लो क्योंकि PYQ में क्वेश्चन है। तो टेट्रामेरस जो है उसके अंदर ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर्स आएंगे, पेंटामेरस में फेबेसी एंड सोलेनेसी, ट्राइमेरस में लिलिएसी। Next is based on the position of calyx, corolla and androecium in respect to the ovary on the thalamus. The flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous. तो जो पोजीशन है कैलिक्स की, कोरोला की, एंड्रोशियम की, ओवरी के रिस्पेक्ट में थैलेमस के ऊपर, तो उसके बेसिस पे हम फ्लावर को डिफाइन करते हैं इनटू हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। फर्स्ट इज हाइपोगाइनस। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर्स द जाइनोशियम occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in such flowers is said to be superior. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो मैं फर्स्ट बताया हाइपोगाइनस फ्लावर, इसके अंदर क्या होता है, जो जाइनोशियम होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन पर सिचुएटेड होता है और जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो जाइनोशियम के नीचे सिचुएटेड होते हैं। इस केस के अंदर हम ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर, और इसके एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सेकेंड इज अ पेरिगाइनस। इफ द जाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, it is called a perigynous. The ovary here is said to be half inferior. For example, plum, peach and rose. तो अब यहाँ पर बताया कि जो जाइनोशियम है वो बाकी पार्ट्स के सेम लेवल पर ही सिचुएटेड होती है। ऐसे केस में हम उसे पेरिगाइनस बोलते हैं। ओवरी को हम ऐसे केस में हाफ इंफीरियर बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है प्लम, पीच एंड रोज। एक चीज़ बता देती हूँ आपको, 2020 के पेपर में ना सिर्फ इस पैरा से ही 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQs काफ़ी आते हैं यहाँ से। Third is the epigynous. In epigynous flowers, the margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flowers arise above the ovary, hence the ovary is said to be inferior, as in the flowers of guava and cucumber and the ray florets of sunflower. तो थर्ड हमें बताया एपिगाइनस फ्लावर्स के बारे में। इसमें जो थैलेमस है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ओवरी नीचे की तरफ आ जाती है। और इस लाइन को आप थोड़ा मार्क कर लें, थोड़ा जैसे टेस्ट में पूछी जा सकती है कि ये किस केस में होता है, एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस केस में हम ओवरी को इन्फीरियर बोलते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है, फ्लावर्स ऑफ गुआवा, कोकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब साइड में आप देखेंगे मैंने अपने पेन से लिखा हुआ है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। तो इन्हें मतलब लिखते कैसे हैं, सिंबलाइज फॉर्म में, या आगे आएगा वैसे। तो हाइपोगाइनस में जो सुपीरियर ओवरी होती है उसमें जी लिखकर, जी रेफर्स टू जाइनोशियम, और नीचे हम एक छोटा सा लाइन लगा देते हैं। पेरिगाइनस में बीच में, एपिगाइनस में ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज जो मैंने HPE लिखा हुआ है, H रेफर्स टू हाइपोगाइनस, P रेफर्स टू पेरिगाइनस, E रेफर्स टू एपिगाइनस। तो फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है MCB रेफर्स टू मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल प्लस 4 फैमिली। मतलब काफ़ी है ना, जैसे पहले PYQs आए हुए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो वो उसमें एग्जाम्पल दे देते थे हमें और बताना होता था कि इनमें से हाइपोगाइनस कौन से हैं। तो MCB तो हमें पता है, वो NCERT में मेंशन है, लेकिन बाकी चारों फैमिलीज के भी सारे मेंबर्स इसमें आते हैं। पेरिगाइनस में प्लम, पीच, रोज, एपिगाइनस में ऐसे याद रख लीजिए कू, गू, सू। तो इसमें क्या होगा, कुकम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, वाटरमेलन, पम्पकिन। ओके, तो इसमें अब हम देखते हैं जो हमें डायग्राम शो किया हुआ है। फर्स्ट डायग्राम में हमें शो किया हुआ है हाइपोगाइनस। तो हम देख सकते हैं कि उसमें ओवरी हमें सबसे ऊपर दिख रही है और बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली नीचे हैं। सेकंड B और C पार्ट में हमें शो की हुई है पेरिगाइनस ओवरी, जिसमें ओवरी जो है थैलेमस के ऊपर सिचुएटेड है अलॉन्ग विद अदर पार्ट्स। एंड जो हमें D पार्ट है वहाँ हमें एपिगाइनस ओवरी शो की हुई है, जिसमें ओवरी नीचे लाई कर रही है और बाकी फ्लोरल अपेंडेजेस ऊपर हैं। तो आई होप सो आपको डायग्राम एंड द थ्योरी पोर्शन इज क्लियर टू यू। Now let us discuss the parts of the flower. Each flower normally has 4 floral whorls, which are calyx, corolla, androecium and gynoecium. तो पहले हम पढ़ते हैं कैलिक्स के बारे में। इसका जो यूनिट है दैट आर सेपल्स। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट whorl ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर नोन एज द सेपल्स। तो हमसे पूछा जा सकता है विच वन इज द आउटर मोस्ट whorl ऑफ द फ्लावर। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैलिक्स। कैलिक्स के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, दैट आर सेपल्स। नेक्स्ट इज जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। सेपल्स का फंक्शन क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में। उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। होते कैसे हैं, लीफ लाइक होते हैं। द नेक्स्ट इज द कैलिक्स में बी गैमोसेपल्स
गैमोसेप्लिस का मतलब क्या है कि सेपल्स जो हैं वो यूनाइटेड हैं, और पॉलीसेप्लिस इसका मतलब क्या है, सेपल्स फ्री हैं। जब भी हम गैमो वर्ड पढ़ लेना, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ यूनाइटेड है, तो गैमोसेप्लिस मीन्स सेपल्स आर यूनाइटेड। Next is the corolla. Corolla is composed of petals. Petals are usually brightly colored to attract the insects for pollination. Corolla जो हुए है उसके मेंबर्स क्या होते हैं, पेटल्स। पेटल्स का कलर क्या होता है, ब्राइट कलर। किस लिए होता है, ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें इंसेक्ट्स को फॉर द पर्पज ऑफ पोलिनेशन। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो भी गैमोपेटल्स। गैमो का मतलब क्या बताया था मैंने कि वो यूनाइटेड होंगे, तो यहाँ पर क्या यूनाइटेड होंगे, पेटल्स यूनाइटेड होंगे। और पॉलीपेटल्स, इसका मतलब क्या है कि जो पेटल्स हैं वो फ्री होंगे। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन द प्लांट्स। जो शेप है और जो कलर है कोरोला का वो वेरी कर सकता है। ये जैसे सिंपल सी लाइन है, लेकिन ये भी पूछी जा सकती है मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि क्या जो शेप है वो कोरोला की वो वेरी कर सकती है, तो आंसर क्या आएगा, हाँ। नेक्स्ट इज कोरोला में बी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। कोरोला की काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड। तो आज हमें यहीं तक कवर करना था। एक बार हम डायग्राम को और देख लेते हैं। डायग्राम में आपको लेबलिंग्स पर ध्यान देना है मेनली। जैसे जो फर्स्ट फ्लावर हमें शो किया है वहाँ पर हमें एंड्रोशियम शो किया हुआ है, जाइनोशियम, देन कोरोला, देन कैलिक्स, देन पेडिसिल, है ना। फिर नेक्स्ट हमें उन्हें सेपरेट कर कर दिखाया है कि कैलिक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, एंड्रोशियम कौन सा है, जाइनोशियम कौन सा है। तो एक बार आप इसे देख लेंगे, ईजी है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड फोर्थ क्लास में भी हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर आता था, तो उसी टाइप से है ये। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो क्लियर होगी। आज हम शुरू करते हैं पेज 74 एस्टिवेशन टॉपिक से। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज द एस्टिवेशन। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट। कई बार जैसे क्वेश्चन में दिया जा सकता है क्या वो सिर्फ सेपल्स का अरेंजमेंट है या सिर्फ पेटल्स का, नहीं, वो सेपल्स का भी हो सकता है, पेटल्स का भी हो सकता है। और किस स्टेज में, फ्लोरल बर्ड का मतलब बर्ड स्टेज में, किसके रिस्पेक्ट में, अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड, सेम वर्ड पर भी ध्यान रखना है, उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। तो 4 टाइप की मेन एस्टिवेशंस होती हैं, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एस्टिवेशन इज द वाल्वेट एस्टिवेशन। When sepals or petals in a whorl just touch each other at the margin without overlapping, as in Calotropis, it is said to be valvate. जब सेपल्स और पेटल्स एक वर्ल्स के सिर्फ टच करते हैं मार्जिन से, लेकिन वो ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को, उसे हम बोलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। अभी हम इसका डायग्राम में भी और अच्छे से क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हम आते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन पर। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, as in the China rose, ladyfinger and cotton, it is known as the twisted estivation. इसमें क्या है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इसे याद करने का ऐसे कर सकते हैं आप यार, चाइनीज फिंगर, ट्विस्टेड कॉटन। नेक्स्ट इज द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इफ द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एज इन केजिया एंड गुलमोहर, द एस्टिवेशन इज सेड टू बी इम्ब्रिकेट। तो हमने ट्विस्टेड में देखा था कि वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक पर्टिकुलर फैशन में वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। लेकिन इम्ब्रिकेट में क्या है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि हैं केजिया और गुलमोहर। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन पर, दैट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 petals. The largest one is standard, which overlaps the 2 lateral petals known as the wings, which in turn overlaps the 2 smallest anterior petals, which are known as keel. This type of estivation is known as the vexillary or papilionaceous. तब यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है वो हमें मिलती किन किन में है, पी में और बीन फ्लावर्स में। इसमें 5 पेटल्स होते हैं। सबसे बड़े का नाम स्टैंडर्ड, नेक्स्ट जो 2 पेटल्स है उनका नाम विंग्स, उनका नाम जो नेक्स्ट आएंगे उन 2 का नाम कील, और वो कैसे होते हैं, एंटीरियर पेटल्स होते हैं। इस एस्टिवेशन का क्या नाम है, वेक्सिलरी। वेक्सिलरी को और क्या बोलते हैं, पेपिलोनेशियस। तो आपको एक एक एनसीईआरटी की लाइन पर ध्यान देना है, क्योंकि अब जो नीट का एग्जाम है वो काफी ज्यादा एनसीईआरटी फोकस्ड होता जा रहा है। तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ आना चाहिए और उस पर पूरा आपका मतलब अच्छे से एक एक क्वेश्चन कर सको आप, ऐसी नॉलेज रखो।
अब एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं एस्टिवेशन का। तो फर्स्ट में आप देख रहे होंगे हमें वाल्वेट एस्टिवेशन शो की हुई है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, वाल्वेट एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल क्या था, कैलोट्रोपिस। ये सबसे ज़्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। ये मोस्टली मिलती किन में है, लिलिएसी, सोलेनेसी एंड ब्रासिकेसी फैमिली में। सेकंड हमें शो की हुई है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। हमें देख रहे हैं ना, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो है ट्विस्टेड। नेक्स्ट द थर्ड वन इज द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसके क्या एग्जाम्पल थे, केजिया एंड गुलमोहर। द नेक्स्ट वन इज द वेक्सिलरी एस्टिवेशन। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर हमें शो किया हुआ है द स्टैंडर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज द वेक्सिलम। नेक्स्ट टू एंटीरियर then the two wings are shown which are lateral. Next the two keels are shown. Okay, so next हम आते हैं the topic androecium. Androecium is composed of stamens. तो androecium किससे बना होता है, stamens से. Each stamen which represent the male reproductive organ consists of a stalk or filament and an anther. तो जो स्टेमन होता है वो किस किस से कंपोज होता है, एक फिलामेंट से और एक एंथर से। स्टॉक कौन होता है, फिलामेंट। स्टेमन रिप्रेजेंट क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्लांट्स। नेक्स्ट लाइन इज ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड। कितना होता है एंथर का लोब, बायलोब्ड, एंड ईच लोब हैज टू चैम्बर्स विच आर नोन एज द पोलन सैक्स। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन सैक्स। तो आपको याद रखने की पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, पोलन सैक्स में। द नेक्स्ट लाइन इज अ स्टेराइल स्टेमन इज नोन एज स्टेमिनोड। ये एक PYQ भी है और इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। अ स्टेराइल स्टेमन इज स्टेमिनोड। तो इतने पैराग्राफ से सिर्फ यही क्वेश्चंस बनेंगे कि एंड्रोशियम किससे कंपोज होता है, स्टेमन से कंपोज होता है। स्टेमन रिप्रेजेंट क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। किन किन चीजों से बना होता है, एक स्टॉक से जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और दूसरा इज एंथर। एंथर कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। उसके पास दो चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम पोलन सेक्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं, पोलन सेक्स के अंदर बनते हैं। और स्टेमिनोड क्या होता है, एक स्टेराइल स्टेमन। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आते हैं, तो वहां लिखा हुआ है स्टेमन ऑफ अ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स। तो जो स्टेमन्स हैं वो यूनाइटेड हो सकते हैं खुद के साथ भी और पेटल्स के साथ भी। The next line is when stamens are attached to the petals, they are epipetalous as in the brinjal, or epiphyllous when they are attached to the perianth as in the flowers of lily. तो जब वो पेटल्स के साथ अटैच होंगे तो उन्हें एपिपेटलस बोलेंगे, और वो किस में मिलेंगे, ब्रिंजल में, मेनली सोलेनेसी फैमिली। और एपिफाइलस कब बोलेंगे हम उन्हें, जब वो पेरियंथ से अटैच होंगे एज इन द लिली। ये तो आपको पता भी है पेरियंथ मिलता कहाँ है लिली में, तो उसी से आप याद रख सकते हैं, इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में ईदर रिमेन फ्री, पॉलीएंड्रस, और मे बी यूनाइटेड टू द वेराइंग डिग्रीज। कल भी मैंने आपको बताया था पुरानी वीडियो में कि जब भी फ्री हमसे पूछा जाए तो उसके साथ पॉली वर्ड लग जाता है, जो मेन वर्ड है उसके साथ, तो पॉलीएंड्रस। द नेक्स्ट लाइन इज द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। स्टेमन्स यूनाइटेड हो सकते हैं एक बंडल के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे मोनोएडल्फस, जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। दो बंडल्स के अंदर होंगे तो डायडेल्फस, जिसका एग्जाम्पल है पी। ये इस साल का नीट का क्वेश्चन भी था, पी के बारे में पूछा गया था, डायडेल्फस है वो। द नेक्स्ट इज इनटू मोर देन टू बंडल्स विच इज नोन एज पॉलीएडल्फस एज इन द सिट्रस। तो आपको याद रखना है मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल चाइना रोज, डायडेल्फस पी, पॉलीएडल्फस सिट्रस। इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हो सके तो आप उन्हें एक पेज पर अलग से नोट डाउन करके बार बार उन्हें याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। मेन क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही आते हैं, सब कुछ एग्जाम्पल देके हमें पूछा जाएगा कि ये फीचर किसका है, ये किस फैमिली का है, तो मतलब सीधा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एग्जाम्पल मतलब टिप्स पर होने चाहिए। द नेक्स्ट लाइन इज देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। तो जो लेंथ ऑफ फिलामेंट्स हैं वो भी डिफर कर सकती हैं। कैसे, कोई एग्जांपल्स बताओ, तो साल्विया और मस्टर्ड। और हम बोल सकते हैं ब्रासिकेसी फैमिली भी, जिसके मेंबर्स हैं रेडिश और टर्निप। ये PYQ में आए हुए थे इसलिए मैंने अलग से मेंशन किए हुए हैं। द नेक्स्ट इज द जाइनोशियम। Gynoecium is a female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpels. A carpel consists of three parts, namely stigma, style and ovary. तो जाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था अभी हमने किया, एंड्रोशियम। याद रखना है आपको, भूलना नहीं है।
तो इसके जो यूनिट्स है उन्हें क्या बोलेंगे हम, कार्पल्स। एक कार्पल किन किन चीज से मिलके बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 पार्ट से मिलके बनता है। सो द फर्स्ट पार्ट इज ओवरी विच इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल। तो याद रखना है इलोंगेटेड ट्यूब कौन सी थी, स्टाइल। एनलार्ज बेसल पार्ट कौन सा था, ओवरी। द नेक्स्ट इज द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। कौन कनेक्ट करता है ओवरी टू स्टिग्मा को, फ्यूनिकल या कुछ और, नहीं, स्टाइल कनेक्ट करता है, याद रखना है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा कहाँ होता है, टिप ऑफ द स्टाइल के ऊपर। आपने फ्लावर का डायग्राम आई थिंक सो किया भी होगा, ये तो छोटी क्लासेस में भी कराते हैं, तो उसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब पता होगा, वरना नेक्स्ट पेज पर डायग्राम आएगा वो आप देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट इज स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स। आपको याद रखना है कौन होते हैं रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। अभी देखो मैं भी बोलते बोलते कंफ्यूज हो गई, पहले हमें यहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ दिख रहा था, लेकिन हमें बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड पर ध्यान देना है कि स्टिग्मा के बारे में बात हो रही है। स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स। द नेक्स्ट लाइन इज ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। तो हर ओवरी के पास क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स, जो किससे अटैच होते हैं, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा के कुछ फीचर्स बताओ, फ्लैटेंड एंड कुशन लाइक। प्लेसेंटा ह्यूमंस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट लाइन इज व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज। जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हो तो वो फ्री भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लोटस और रोज, कितने सारे एग्जाम्पल है ना, लिख लेना एक जगह। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ओके, द नेक्स्ट लाइन इज दे आर टर्म्ड सिन कार्पस व्हेन द कार्पल्स आर फ्यूज्ड। मैंने बताया था जब भी फ्यूज्ड वर्ड आएगा तो क्या आएगा, सिन कार्पस, मतलब सिन वाला वर्ड आएगा, एज इन द मस्टर्ड एंड टमेटो। द नेक्स्ट लाइन इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। ओव्यूल से सीड बनते हैं, ओवरी से फ्रूट बनता है। ये नेक्स्ट क्लास 12th के चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, तो अच्छे से कवर कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हम आते हैं प्लेसेंटेशन टॉपिक पर। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है ओव्यूल्स कैसे अरेंज हैं ओवरी के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे प्लेसेंटेशन। ये ना काफी सारी चीजें हैं, आपको ध्यान से मतलब इनकी डेफिनेशंस भी याद रखनी है, सिर्फ एग्जांपल नहीं, क्योंकि देखो एस्टिवेशन था, वहां पर सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट था, फिर इधर प्लेसेंटेशन हो गया, तो मतलब ऐसे काफी सारी चीजें हैं, तो इनको आप ढंग से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं marginal placentation. In marginal placentation, the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows as in P. तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो एक रिज बनाती है अलोंग द वेंट्रल सूचर। आपको ना एक एक वर्ड पर ध्यान देना है, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, तो यहाँ पर वेंट्रल, डोर्सल, इनमें कंफ्यूज किया जा सकता है, और इनकी जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको दे दिया जाएगा, मान लो ये किस प्लेसेंटेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो वो आपको बताना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप एग्जाम्पल याद कर रहे हैं। तो वो कितनी रोज में अरेंज होती है, 2 रोज में, और इसका एग्जाम्पल क्या है, पी। तो हम आते हैं नेक्स्ट प्लेसेंटेशन की टाइप के ऊपर। When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial, as in China rose, tomato and lemon. तो आपको मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। यहाँ पर मेन वर्ड क्या है कि प्लेसेंटा क्या है, एक्सियल है, और किससे अटैच होती है, मल्टीलोक्यूलर ओवरी। इस बात पर ध्यान देना है आपको। तो इसे बोलेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन, और इसके एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, इसे याद रख लीजिए, ले, चिन, तो इस तरीके से। The third one is the parietal. In parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of the ovary or the peripheral part. तो आपको याद रखना है यहाँ पर किस वॉल पर डेवलप होते हैं ओवरी की, आउटर वॉल पर या इनर वॉल पर, तो इनर वॉल पर। और किसकी, ओव्यूल की या ओवरी की, ओवरी की। नेक्स्ट लाइन इज ओवरी इज 1 chambered but it becomes 2 chambered due to the false formation of a false septum. इसका नाम वैसे रेपलम होता है, लेकिन ये एनसीईआरटी के बाहर का है, करना चाहे हो तो कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, आर्जिमोन। तो ओवरी कितने चेम्बर्ड की है, 1 चेम्बर की, लेकिन बाद में क्या बन जाती है, 2 चेम्बर्ड की। लेकिन ये 2 चेम्बर्ड की रियलिटी में नहीं बनती है, वो सिर्फ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, आर्जिमोन। द 4th टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा इज एब्सेंट, आर found in the dianthus and primrose.
तो इस प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? इस प्लेसेंटेशन को हम बोलेंगे फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो इसके मेन वर्ड्स क्या है? ओव्यूल्स कहाँ पर बॉर्न हुए? सेंट्रल एक्सेस पर। क्या इसमें सेप्टा प्रेजेंट थी? नहीं। एग्जाम्पल क्या है? डायंथस और प्रिमरोज। नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट part of the placentation topic, the basal placentation. The placenta develops at the base of the ovary and a single ovule is attached to it, as in the sunflower and the marigold. तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो बेस ऑफ द ओवरी को अटैच होती है और इसके अंदर कितने ओव्यूल्स होते हैं? तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, सिंगल ओव्यूल्स हैं, तो आपको याद रखना है सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। तो इस तरीके से हम प्लेसेंटेशन टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम में हमें शो किया हुआ है फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये हमें दिखाई भी दे रहा होगा कि एक मटर की शेप का हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका एग्जाम्पल भी होता है पी। तो याद करने में बहुत ईजी है। सेकेंड इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन शो की हुई है हमें सेकेंड डायग्राम में। द थर्ड डायग्राम में हमें शो की हुई है पेराइटल प्लेसेंटेशन। द फोर्थ वन में हमें शो की हुई है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और लास्ट में हमें शो की हुई है बेसल प्लेसेंटेशन। तो इस टॉपिक में भी आपको अच्छे से इनके डायग्राम क्लियर होने चाहिए, एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए और इनकी पूरी थ्योरी और डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक में हमें दिया हुआ है द फ्रूट। द फ्रूट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज अ मेच्योर और राइपन ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हमें याद रखना है कि फ्रूट जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। किनका? फ्लावरिंग प्लांट्स का। और फ्लावरिंग प्लांट्स होते कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स। और ये क्या होता है? एक मैच्योर या राइपन ओवरी। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर में भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ओवरी से फ्रूट बनता है। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज नोन एज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर एक फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन से ओवरी के तो उसे हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और अगर आप 12th में हैं, 12th पास कर ली होगी तो आपको इसका एग्जाम्पल भी आता होगा। इसका एग्जाम्पल होता है बनाना। नेक्स्ट इज जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड द सीड्स। तो जनरली फ्रूट के अंदर क्या होता है? एक वॉल। वॉल का नाम क्या है? पेरिकार्प। और क्या होते हैं? सीड्स। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेशी। पेरिकार्प कैसी हो सकती है? ड्राई भी हो सकती है, फ्लेशी भी हो सकती है। अब स्टेटमेंट में आपको लिखा आ सकता है पेरिकार्प इज ऑलवेज ड्राई। तो आप तो सोचोगे हाँ सीड की जो वॉल है वो ड्राई होती है। नहीं, वो फ्लेशी भी हो सकती है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट लाइन इज व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प, द मिडल मीजोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। तो जब पेरिकार्प थिक होगी और फ्लेशी होगी, इन वर्ड्स को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। आपको लिखा जा सकता है व्हेन द पेरिकार्प इज थिन एंड फ्लेशी और थिक एंड ड्राई। तो नहीं, सिर्फ थिक और फ्लेशी। तो वो किन किन चीज़ों में डिफरेंशिएटेड होगी? आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। ये याद करने तो बहुत आसान है। एंडो मतलब अंदर वाला, मीजो मतलब मिडल वाला, एपिकार्प मतलब बाहर वाला। तो इसके बाद हम देखेंगे हमें दो डायग्राम शो किए हुए हैं। फर्स्ट इज द मैंगोज डायग्राम एंड द थर्ड वन इज द सेकंड वन इज द कोकोनट। तो हमें यहाँ पर एपिकार्प, मीजोकार्प, सीड और एंडोकार्प शो किए हुए हैं। तो आप इनकी लेबलिंग्स पर ध्यान दे लेना। तो हमें नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ है इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप। तो आपको याद रखना है मैंगो और कोकोनट में हम फ्रूट को क्या बोलते हैं? ड्रूप। DRUPE। They develop from the monocarpellary superior ovaries and are one seeded। तो आपको याद रखना है मोनोकार्पलरी होते हैं, बाइकार्पलरी होते हैं या ट्राइकार्पलरी। These are mono। एंड सुपीरियर होते हैं, इन्फीरियर होते हैं या हाफ इन्फीरियर। These are superior। एंड कितने सीड्स होते हैं? वन सीडेड। ओके। So next is in mango the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp and a middle fleshy edible mesocarp and an inner stony hard endocarp। इस लाइन से काफ़ी बार PYQs भी पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एपिकार्प है वो थिन होता है, मिडल फ्लेशी एडिबल मीजोकार्प होता है, मतलब जो हम उसका पल्प खाते हैं ना वो मीजोकार्प होता है, और जो अंदर हार्ड सा पार्ट होता है उसका जो सीड होता है दैट इज एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप। ड्रूप क्या था? इनके फ्रूट को बोल रहे थे हम, मैंगो और कोकोनट के। तो इसमें जो होता है मीजोकार्पिस फाइब्रस, ये कॉयर बनाने में हेल्प करता है। ओके। तो नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पर द सीड। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द सीड्स। ओवरी बनाती थी फ्रूट, ओव्यूल्स बनाते हैं सीड्स। अ सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो सीड किस किस से मिलकर बना होता है? सीड कोट और एम्ब्रियो से। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड embryonal axis and one or two cotyledons।
1 कॉटिलेडन किस किस में होता है, वीट और मेज में। 2 कॉटिलेडन किस में होते हैं, ग्राम में और पी में। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडनस सीड। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, सीड कोट। द सीड कोट हैज 2 लेयर्स। सीड कोट की कितनी लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स या 1 लेयर, 2 लेयर्स। उन लेयर्स का नाम क्या क्या है, टेस्टा और टेगमेन। बाहर वाली कौन सी होती है, टेस्टा, अंदर वाली टेगमेन। नेक्स्ट लाइन इज द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ये मैंने कई बार वैसे खुद भी टेस्ट में गलत करी थी और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछी गई है। तो हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। तो कई बार ना ये डेवलपिंग सीड्स अटैच होते हैं फ्रूट को, तो फ्यूनिकल से भी कंफ्यूजन हो जाता था मुझे, पता नहीं क्यों। आपको याद रखना है कौन अटैच करेगा, हाइलम, और हाइलम क्या होता है, सीड कोट। ओके, द नेक्स्ट इज अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहाँ सिचुएटेड होता है, अबव द हाइलम। कैसा होता है, लार्ज पोर या स्मॉल पोर, स्मॉल पोर। नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं, विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडन्स। तो एक सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलेडन्स। द कॉटिलेडन्स आर ऑफन फ्लेशी एंड आर फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो कॉटिलेडन्स कैसे होते हैं ज्यादातर, फ्लेशी या ड्राई, फ्लेशी, और उनके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूमूल। तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके 2 एंड्स पर क्या प्रेजेंट होता है, प्लूमूल और रेडिकल। प्लूमूल से क्या बनता है, स्टेम, रेडिकल से रूट। हमने पढ़ा था ना पहले भी, ये वर्ड्स आए थे, तो आपको पता चल रहा होगा ये वर्ड्स कहाँ से थे, मेनली एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 एंड्स थे। द नेक्स्ट इज इन सम सीड्स सच एज केस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड as a result of double fertilization is a food storing tissue and are called the endospermic seeds. कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि केस्टर, उनमें जो एंडोस्पर्म है वो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म बनता किसके रिजल्ट से, डबल फर्टिलाइजेशन से या सिनगैमी से। तो बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से। और वो होता क्या है एंडोस्पर्म, इट इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, और जिनमें बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स। इजी है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम, पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर सीड्स एंड सच सीड्स आर कॉल्ड एज अ नॉन एंडोस्पर्मस। तो जिनमें नहीं होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, नॉन एंडोस्पर्मस। किन किन में नहीं होते, बीन, ग्राम, पी। अब आप एक लाइन पर ध्यान दीजिए जो मैंने अपने पेन से लिखी हुई है, डाइकोट एंड मोनोकोट बोथ हैव एंडोस्पर्म बट इन डाइकोट इट गेट्स यूज्ड अप, सो डाइकोट सीड्स नॉट हैव एंडोस्पर्म। तो इसका मतलब ये, एक बार ना मेरे टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि क्या जो डाइकोट सीड्स हैं, क्योंकि जो हमने देखा था बीन, ग्राम और पी ये सब क्या है, डाइकोट सीड्स है ना, इनमें यूजुअली दीज आर नॉन एंडोस्पर्मस। तो क्या इनके अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है? तो इसका आंसर था कि नहीं, उनमें एंडोस्पर्म होता है लेकिन वो यूज अप हो जाता है, वो यूज हो जाता है तो उसके पास बचता नहीं है एंडोस्पर्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास था ही नहीं कभी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप एनसीईआरटी में नोट भी कर सकते हैं। अब ऊपर जो डायग्राम 5.18 दिया हुआ है इस पर आप ध्यान दीजिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडनस सीड हमें शो किया हुआ है। तो हम देखेंगे हमें 2 कॉटिलेडन्स शो हो रहे हैं, नीचे की तरफ रेडिकल, ऊपर की तरफ प्लूमूल। और जो फर्स्ट डायग्राम है वहां हमें सीड कोट, हाइलम और माइक्रोपाइल। आपको ये हाइलम और माइक्रोपाइल की पोजीशन पर मेन ध्यान देना है क्योंकि ये मॉक टेस्ट में भी आता है। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान देनी है जो मैंने पेन से लिखी हुई है, सीड कोट इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन एंडोस्पर्मस। जो नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स होते हैं उनके अंदर सीड कोट नहीं होता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकोटिलेडनस सीड। जनरली मोनोकोटिलेडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। जो जनरली मोनोकोट्स होते हैं उनकी जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक। लेकिन एक्सेप्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो ऑर्किड्स हैं वो भी मोनोकोट्स होते हैं लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो आप यहाँ पर साइड में देख होंगे मैंने ब्लू पेन से एक डिफरेंस भी शो किया हुआ है डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड का, तो वो आप मेन देखें एक बार। डाइकोट सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं और मोनोकोट कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मस। फिर मैंने इनकी फैमिली शो की हुई है, डाइकोट में मेनली मिलती है ब्रासिकेसी और फेबेसी, और मोनोकोट सीड में लिलिएसी और पोएसी। और थर्ड पॉइंट में मैंने दोनों की एक्सेप्शन शो की हुई हैं। डाइकोट सीड में एक्सेप्शन होता है सोलनेसी और टोबैको एंड केस्टर, जो कि डाइकोट होते हैं लेकिन एंडोस्पर्मस होते हैं फिर भी। और मोनोकोट सीड में भी एक्सेप्शन है जो कि एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, ऑर्किड और कोकोनट, वो दोनों भी मोनोकोट हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। तो ये भी आप अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिए, ये पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। सो अब हम आते हैं वहीं से आगे नेक्स्ट लाइन जो ऑरेंज मार्क की हुई है।
In the seeds of the cereals such as maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. तो कुछ सीरियल्स होते हैं जैसे कि मेज, उनमें जो सीड कोट होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनस या नॉन मेम्ब्रेनस, दैट इज मेम्ब्रेनस, और जनरली फ्यूज होता है फ्रूट वॉल के साथ. द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड. तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, हल्का होता है, बल्की होता है, वो होता है बल्की, और क्या स्टोर करता है, फूड. The next line is the outer covering of the endosperm separates the embryo by a proteinaceous layer called aileron layer. It is very important. तो आपको याद रखना है कि कौन सी कवरिंग सेपरेट करती है, आउटर या इनर, आउटर, और किससे सेपरेट करती है, एम्ब्रियो को, किस लेयर के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट वाली या प्रोटीन वाली, तो प्रोटीनेशियस लेयर. उस लेयर का नाम क्या है, एल्यूरोन लेयर. और जो वैसे एल्यूरोन लेयर होती है ये 3N प्लॉइडी होती है इसकी. The next line is the embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. तो एम्ब्रियो कैसा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, तो इट इज स्मॉल. और सिचुएटेड कहाँ पे होता है, ग्रूव पे, एट दी वन एंड, दोनों साइड पे या एक साइड पे, वन एंड, ध्यान रखना है, ऑफ द एंडोस्पर्म. द नेक्स्ट लाइन इज इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलिडन नोन एज द स्कूटेलम एंड अ शॉर्ट एक्सेस विद अ प्लूमूल एंड अ रेडिकल. तो आपको याद रखना है किसके चीज से मिलकर बना होता है, एक लार्ज और शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन से, जिसको कहते हैं हम स्कूटेलम, और अ शॉर्ट एक्सेस विद अ प्लूमूल एंड रेडिकल. तो एक बात का ध्यान रखें आप, स्कूटेलम मिलता किसमें, डाइकॉट सीड में या मोनोकोट सीड में. तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मोनोकोट सीड. तो आपको हेडिंग भी याद होनी चाहिए, मतलब पूरा ना आपको एनसीईआरटी पूरी डीपली पढ़ने आनी चाहिए. आई होप सो, जैसे मैं बता रही हूँ थोड़ा कुछ अब आपको समझ आने लग गया होगा हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर. The plumule and the radicle are enclosed in sheaths which are called coleoptile and coleorhiza respectively. तो जो प्लूमूल हैं और रेडिकल हैं वो किस चीज के अंदर एनक्लोज होते हैं, शीट्स के अंदर, और उनका नाम क्या होता है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली. मतलब प्लूमूल की कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कोलियोराइजा. नेक्स्ट हम आते हैं डायग्राम पर. तो यहाँ पर हमें शो किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोट सीड. तो आप यहाँ पर लेबलिंग्स पर ध्यान दीजिए, कहाँ पर एंडोस्पर्म है, कहाँ पर एम्ब्रियो है. ये जो छोटा सा डायग्राम भी हमें दिख रहा है ना, ये भी टेस्ट में पूछा जाता है. और इवन मतलब लास्ट ईयर 2022 के PYQ में भी ना ऐसा ही एक डायग्राम आया हुआ था, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से था, क्लास 12 का चैप्टर, लेकिन इसी टॉपिक से था. वहाँ पर भी सेम टॉपिक आएगा. तो आपको डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से कवर करने हैं, बिकॉज एवरी क्वेश्चन कॉस्ट 4 मार्क्स, राइट. तो अब आप नेक्स्ट डायग्राम भी देखें, वहाँ पर भी हमें शो की हुई है लेबलिंग्स, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, प्लूमूल, रेडिकल, कोलियोराइजा. एक एक चीज पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है आपको. आज हमें शुरू करना है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट से. तो पेज नंबर 78 ऑफ एनसीईआरटी से मैं शुरू कर रही हूँ. वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लावरिंग प्लांट. द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ in a simple and scientific language and presented in a proper sequence. The plant is described beginning with its habit, vegetative characters that are roots, stem and leaves, and in floral characters, inflorescence and flower parts. तो यहाँ पर हमें बताया कि अलग अलग हमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने होते हैं. तो वो हमें किसी इस तरीके से एक्सप्लेन करने कि वो बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उन्हें प्रेजेंट कर सकें. तो इसके लिए हमें सारी चीज़ों से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, लाइक इट्स वेजिटेटिव करेक्टर्स, इट्स हैबिट, इट्स फ्लोरल करेक्टर्स. तो अभी हम धीरे धीरे एक एक प्लांट फैमिली के सारे फीचर्स पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट लाइन पर हम आते हैं, द फ्लोरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल. तो अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंबल्स जिनसे हम फ्लोरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं. इन द फ्लोरल फॉर्मूला BR रेफर्स टू ब्रैक्टिएट. हमने ब्रैक्ट्स पढ़ा था ना, ब्रैक्ट्स क्या होता है, रिड्यूस्ड लीफ. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे BR. K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला, P फॉर पेरियंथ, A फॉर एंड्रोशियम, G फॉर जाइनोशियम. G के नीचे अगर हम छोटा सा लाइन लगा देंगे तो इट रेफर्स टू सुपीरियर ओवरी. G के ऊपर छोटी सी लाइन लगा देंगे दैट रेफर्स टू इंफीरियर ओवरी. फिर आप देख सकते हैं मेल का सिंबल, फीमेल का सिंबल, बाइसेक्सुअल प्लांट्स का सिंबल. नेक्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल एंड देन जाइगोमॉर्फिक का सिंबल. तो आपको ये सारे सिंबल्स एक जगह नोट कर लेने हैं और ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप फ्लोरल फॉर्मूला को अच्छे से समझ पाएंगे. Fusion is indicated by enclosing the figure within the bracket and adhesion by a line drawn above the symbols of the floral parts. तो हमें फ्यूजन को कैसे इंडिकेट करेंगे, हम एक ब्रैकेट सा बना देना है, दो, जैसे अभी मैं आपको लिलिएसी फैमिली में पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर हमें ना एक ब्रैकेट सा लगा देना होता है और एडहेशन के लिए उन दो फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर एक लाइन लगा देनी होती है. Next is a floral diagram provides information about the number of parts of a flower, their arrangement and the relation they have with one another. तो एक फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स को, कि टोटल पार्ट्स कितने हैं फ्लावर के अंदर, उनकी अरेंजमेंट कैसी है और उनका रिलेशन कैसा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में.
The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. तो मदर एक्सिस के रिप्रेजेंट में हम कैसे बताएंगे फ्लावर के अरेंजमेंट को, एक डॉट लगाकर। ये अभी ब्रासिकेसी फैमिली में शो किया हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगी फिगर में। नेक्स्ट लाइन इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ल्स, कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड जाइनोशियम बीइंग द इन द सेंटर। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर कौन सा होता है, दैट इज कैलिक्स, और इसके यूनिट्स कौन होते थे, सेपल्स, और सेंटर में कौन सा वर्ल होता है, दैट इज जाइनोशियम। नेक्स्ट लाइन इज फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एंड अडहेशन विद इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्स एंड बिटवीन द वर्ल्स। The floral diagram and the floral formula in figure 5.2 represents the mustard family, that is the family Brassicaceae। तो इस पैराग्राफ में हमने जितना ही पढ़ा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। एक तो आप सिंबल्स को याद कर लीजिए और जो मैंने लाइंस हाईलाइट की हुई हैं मेन वो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अब हम एक बार एक डायग्राम को देखते हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है बिकॉज यहाँ पर हमें फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला ब्रासिकेसी फैमिली का शो किया हुआ है, जो कि हमें थ्योरी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसे किसी अलग कलर से हाईलाइट कर लीजिए और ये फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और यहाँ पर एक और स्पेशल चीज़ शो की हुई है, जो आप सर्कल देख रहे हैं छोटा सा, उसका मतलब है मदर एक्सिस, जो कि रेफरेंस हमें बताता है कि यहाँ से हमने रेफरेंस ली है। और जो ऊपर मैंने वो शो किए हैं BFSL, दैट आर ब्रासिकेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, सोलेनेसी, लिलिएसी। ये जब आप आगे फीचर्स पढ़ेंगे तो आप इन्हें ऐसे अलग अलग करके लिख लेंगे ना तो थोड़ा याद हो जाता है। ये आप सब देख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे। ये भी मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए शो कर रही हूँ। जैसे मैंने लिखा है FSL, दैट रेफर्स टू फेबेसी फैमिली, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो इनके जो फीचर्स थे वो इकट्ठे अगर हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे तो हमें याद करने थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मैंने इनकी पहले इन्फ्लोरेसेंस लिख ली है, किस में कौन सी होती है, फिर उसके बाद फ्रूट कैसा है, फिर वो एंडोस्पर्मस है या नहीं है, विनेशन कौन सी है, प्लेसेंटेशन कौन सी है। तो ये आप भी ऐसे थोड़ा टेबुलर फॉर्म में अलग से लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग खुद से बना लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। तो फर्स्ट हम आते हैं फेबेसी फैमिली पर। दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनिडिए, अ सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरे टेस्ट में भी आई थी, तब मैंने गलत की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि फैमिली को पहले क्या बोलते थे, दैट इज पेपिलोनिडिए, और वो सब फैमिली किसकी थी, लेग्यूमिनेसी की। तो इनको ना एक्सचेंज कर दिया जाता है कि जो लेग्यूमिनेसी है वो फैमिली थी और सब फैमिली दूसरी थी। तो लाइन आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए इसे। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में सारी जगह मिलती है। मतलब ये जो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे ना ये मेनली याद करने का है, और सारा भी नहीं, जितना मैं बताऊँगी मतलब उसे तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अभी फर्स्ट हम आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में, जहाँ पर हमें बताया ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, रूट्स विद रूट नोड्यूल्स। फिर स्टेम बताइए इरेक्ट और क्लाइंबर होते हैं, हमें पता भी है कि मतलब कैसे होते हैं, बीन, पी सब क्लाइंबर टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इज लीव्स बताए मैं अल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल, लीफ बेस, पल्विनेट, स्टिपुलेट, विनेशन, रेटिकुलेट। तो आप खुद ही देख लीजिए हमने क्या करा था। अब देखिए फेबेसी है, मतलब आप ना इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, जो भी हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। फेबेसी में कौन कौन आते हैं, जैसे पी आता है, पी क्या होता है, डाइकोट होता है, डाइकोट की विनेशन कैसी थी, रेटिकुलेट। फिर जो फेबेसी फैमिली है उसके मेनली मेंबर्स कैसे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, जैसे पी वगैरह। तो हमने किस में पढ़ा था, पल्विनस किस में होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में थे, पल्विनेट हो गए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। तो यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस बताइए रेसिमोस। तो देखिए ये आपको अलग से याद नहीं रखना है, मैंने इन्फ्लोरेसेंस के टाइम पे बताया था ना आपको कौन कौन सी फैमिली में होता है, तो वो आपको वहाँ से भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये बाइसेक्सुअल आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, क्योंकि बाइसेक्सुअल सारी जितनी फैमिलीज हैं सब में बाइसेक्सुअल है। तो कुछ पॉइंट्स जो सिमिलर हैं या जो आपने पहले से पढ़ लिए हैं उसे आप एक जगह ना थोड़ा अलग से नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक भी होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, पी गो बी का, मतलब ये ट्रिक बताई थी ना मैंने जाइगोमॉर्फिक को याद करने के लिए। तो उसमें पी आता है, तो पी जाइगोमॉर्फिक में था, तो फेबेसी किसकी फैमिली है, पी की फैमिली है, तो इसलिए जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। तो थोड़ा सबको ना लिंक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद होंगे। और जो कॉमन पॉइंट्स है वो एक जगह लिख लीजिए, जैसे कि सारी की सारी फैमिली जितनी भी हो बाइसेक्सुअल होंगी। तो इन पॉइंट्स में तो आपको कन्फ्यूजन लानी नहीं है। नेक्स्ट इस कैलिक्स में जो है सेपल्स 5 होते हैं। तो आप एक एकदम जैसे कई बार कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, कैलिक्स में हमें पेटल्स लिखने थे, सेपल्स तो हमने पहले पढ़ा था ना, कैलिक्स के यूनिट कौन थे, सेपल्स। तो आप अभी जब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि कैलिक्स जो है सेपल्स जो हैं वो 5 हैं। तो मेन जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फैमिलीज में याद रखनी है, दैट इज़ अ फ्लोरल फार्मूला एंड देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड देयर एग्जाम्पल्स, और इनकी फ्लोरल डायग्राम। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी इन्फ्लोरेसेंस आप पढ़ लेते हैं, इनकी फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
यहाँ पर कैलिक्स के बारे में बताया, सेपल्स आर 5, गेमोसेपलिस, वाल्विट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट इज कोरोला, पेटल्स 5, पॉलीपेटल्स, पेपिलोनेशियस, consisting of a posterior standard, 2 lateral wings, 2 anterior ones forming a keel, enclosing stamens and pistils, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो हम एस्टिवेशन पढ़ चुके थे ना पहले भी, बीन के अंदर आती है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ ली थी। विंग्स होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, कील होता है, ये सेम लाइन रिपीट हुई है यहाँ पर भी। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम, 10 होते हैं, डायडल्फस होते हैं, एंथर डायथिकस होता है। ये अभी नीट 2023 के पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। और वैसे भी डायडल्फस हम पहले पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम्पल पी होता है। तो आप सब कुछ इंटरलिंक करके पढ़ेंगे ना, मतलब आपको फैमिली सच्ची में बहुत ईजी लगेंगी। इससे पहले का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मैंने एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर की है, आई थिंक सो। तो आप उसे पहली वाली वीडियोज़ को चाहे दोबारा देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल 37 मिनट्स में पुरानी पाँचों की पाँचों वीडियो हो जाएंगी, 2x पर भी देखोगे तो। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमें पढ़ना है जाइनोशियम के बारे में। यहाँ पर बताया कि ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, मोनोकार्पलरी होती है, यूनिलोक्युलर विद मेनी ओव्यूल्स एंड अ सिंगल स्टाइल। तो सुपीरियर ओवरी तो हमें डायरेक्टली अभी हम फ्लोरल फॉर्मूला करने वाले हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। और मोनोकार्पलरी और यूनिलोक्युलर पे आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में। ये हमें मेंशन किया, लेग्यूम होता है, सीड होता है, 1 to many एंड दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो हमें याद था कि जैसे बीन था, बीन फेबेसी फैमिली का मेंबर है, वो कैसा था, नॉन एंडोस्पर्मिक, और ये एक लेग्यूमिनस फैमिली से होता है, तो लेग्यूम इनका फ्रूट होता है। नेक्स्ट हमें शो किया है फ्लोरल फॉर्मूला, तो आप यहाँ पर ढंग से देख सकते हैं। जो फर्स्ट हमें सिंबल शो किया है वो किस चीज़ का सिंबल है। अब इसे एक एक सिंबल के बारे में थोड़ी सोचने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट सिंबल इज अबाउट द जाइगोमॉर्फिक, और हमने पढ़ लिया था कि जाइगोमॉर्फिक होते हैं। नेक्स्ट सिंबल इज फॉर द बाइसेक्सुअल, तो हमें बताया था कि सारे के सारे ही बाइसेक्सुअल होते हैं। देन इज KCAG, तो ये सब के बारे में बताया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, जाइनोशियम। यहाँ पर हमें जाइनोशियम भी हमें दिख रहा है ना सुपीरियर है, क्योंकि नीचे साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट हमें कैलिक्स के अंदर भी पूरा अच्छे से दिखाया हुआ है कि 5 होते हैं और वो इंक्लूज होते हैं। नेक्स्ट हमें कोरोला के अंदर बताया कि पेटल्स कैसे होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट देखो, 1 + 2 + 2 इंक्लूज। तो इसका मतलब क्या है, 1 क्या है, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज 2 आर द विंग्स, देन नेक्स्ट 2 आर द कील, और कील कैसे थे, फ्यूज थे, इसलिए हमें 2 ब्रैकेट्स के अंदर उन्हें शो किया हुआ है अच्छे से। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। ये जो एग्जांपल्स हैं आप अच्छे से लिख कर याद कर लीजिएगा। वैसे मैंने तो है ना इन्हें मतलब ऐसे बार बार पढ़ के मुझे याद हो गए थे कौन किस फैमिली के हैं, लेकिन अगर आपको नहीं होते, मैंने एंड में एक जगह से ट्रिक निकाली है, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। दैट इज मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्सेज ऑफ पल्सेज, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन ग्राउंडनट, डाई, इंडिगोफेरा, फाइबर्स, सनहेम, फॉडर, सेस्पेनिया एंड ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल्स, ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन, मुलेथी। तो आपको यहाँ पर ना एक और चीज़ पर ध्यान देना है, जैसे पल्सेज हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पल्सेज हैं। नेक्स्ट इज, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फेबेसी फैमिली के डाई के बारे में बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिगोफेरा इज़ द डाई, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को इतना पौधों वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसे इंडिगोफेरा वैसे थोड़ा सा लग जाता है, जैसे हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होता है हमने इंडिगो के बारे में, लेकिन ऐसे एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फोल्डर के बारे में नहीं पता होगा, हमें ऑप्शंस में दे दिया ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सेस्पेनिया, तो हमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो ऐसे आप एक एक को अच्छे से उनकी प्रॉपर क्या काम है, उनका क्या एग्जाम्पल है, वो भी याद रखना है, ये नहीं कि सिंपल हमने फैमिली में याद कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं, एक बार ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम में हमें शो किया पाइसम सेटाइवम विच इज़ द पी। तो आपको पी का साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं कि भाई नीट में बाहर से क्वेश्चन आ गए तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पी का पूरा नाम शो किया हुआ है। तो यहाँ पर वैसे डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द एफ पार्ट सॉरी, दैट इज़ अ फ्लोरल डायग्राम। बाकियों में फ्लावरिंग टू एग, फ्लावर्स, पेटल्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और लेटर सेक्शन ऑफ कार्पल शो किया हुआ है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन सकते, बट फिर भी एक बार ध्यान दे लीजिएगा। लेकिन फ्लोरल डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट हम आते हैं सोलेनेसी फैमिली के ऊपर। इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली नोन एज अ पोटैटो फैमिली। तो अब मैं आपसे पूछूँ विच इज़ अ पोटैटो फैमिली, नेम इट, तो कौन सी होगी, सोलेनेसी। वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन द टेम्परेट जोन्स। तो अभी वैसे ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि नीट पूछेगा, लेकिन जो मॉक टेस्ट होते हैं आकाश, एलन, इन सब के, ये थोड़ा पूछ लेते हैं। जैसे लाइन दे दी है किस फैमिली के बारे में, तो अब जब एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर आ रहा है तो कर लो, मतलब अच्छे से कवर इससे भी। नेक्स्ट इज अबाउट द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली, प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, शर्ब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टेम, हमें बताया हर्बेशियस, रेयरली वुडी स्टेम होती है, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच होती है, सॉलिड होती है। अब देखो इसमें समझाने का तो कुछ है नहीं, ये फीचर्स आपको याद ही करने पड़ेंगे। और ये नहीं आप मतलब कि एक एक छोटी छोटी चीज़ याद करो, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं ना जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता भी रही हूँ, और आप कई बार पढ़ेंगे ना तो आपको खुद भी आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं।
आप इसे 2-3 बार पढ़िएगा। सॉलिड और होलो, हेयरी और ग्लैबरस, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये जो लाइन है ना हेयरी और ग्लैबरस वाली, ये टेस्ट में काफ़ी आती है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये किस फैमिली के बारे में, दैट इज़ सोलेनेसी फैमिली। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखो, पोटैटो के बारे में बताया कि पोटैटो क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। फिर एक और चीज़ हमें बताइए पोटैटो का साइंटिफिक नेम, दैट इज़ सोलेनम ट्यूबरोसम। मतलब एक लाइन से ना इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ना मतलब धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, मतलब एनसीईआरटी से जुड़े रहो, मतलब पता चलने लग जाए कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और आई होप सो मेरी इस सीरीज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में, दैट इज़ अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली, पिनेटली, कंपाउंड, एक्सटेपुलेट, वेनेशन इज रेटिकुलेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोरल करेक्टर्स के बारे में, इनफ्लोरेसेंस सोलेटरी होता है, एक्सिलरी और साइमोज एज इन सोलेनम। फ्लावर बाइसेक्शुअल होता है, हमने बताया था ये तो परम सत्य है, हमेशा बाइसेक्शुअल ही होगा। नेक्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक, नहीं वैसे ये मत कहना कि हमेशा बाइसेक्शुअल होगा, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में जो 3 फैमिली है उसमें बाइसेक्शुअल ही है। नेक्स्ट इज कैलिक्स, दैट इज सेपल्स आर 5 यूनाइटेड परसिस्टेंट वाल्वेट एस्टिवेशन। कोरोला, पेटल्स 5 यूनाइटेड वाल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम, स्टेमन्स 5 एपीपेटलस, ये हमने पढ़ा था, एपीपेटलस और एपीफाइलस किस में था, दैट इज इन लिलिएसी फैमिली। सब कुछ ओरिएंट करके पढ़ते रहो। नेक्स्ट इज जाइनोशियम, बाइकार्पलरी, obligately placed, syncarpus, ovary superior, bilocular, placenta swollen with many ovules, exile। अब देखो हमने फेबेसी में क्या पढ़ा, दैट इज मोनोकार्पलरी, यहाँ पर क्या है बाइकार्पलरी, वहाँ पर क्या था हमने पढ़ा था कि दैट इज मोनोलॉक्यूलर, और यहाँ पर क्या है बाइलॉक्यूलर, तो ये आपको ध्यान देना है इन पॉइंट्स पर। नेक्स्ट इज फ्रूट्स, दैट इज बेरी और कैप्सूल, सीड्स मैनी, एंडोस्पर्मस। नेक्स्ट इज अ फ्लोरल फार्मूला, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या शो किया हुआ है, प्लस का साइन, मतलब प्लस का साइन और सर्कल, वो किसका सिंबल था, दैट इज़ फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक, देन बाइसेक्सुअल, और फिर हमें बताया हुआ है सारा KCAG के बारे में, अगेन बाइसेक्सुअल है, सुपीरियर ओवरी है, सब कुछ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो। तो फिर से ऐसे ही ध्यान रखना है, सोर्स ऑफ फूड के लिए टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो लिखे हुए हैं। स्पाइसेस में चिली, मेडिसिन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बेलाडोना और अश्वगंधा। नेक्स्ट इज अ फ्यूमिगेटरी प्लांट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज टोबैको। ऑर्नामेंटल्स, पिटूनिया। नेक्स्ट अब देखो ऊपर ना एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सॉरी डायग्राम भी दिया हुआ है, दैट इज फॉर द सोलैनम निग्रियम, मकोई प्लांट। तो आपको अगर थोड़ा सा आप ध्यान कर पाए, लिविंग वर्ल्ड में भी ना सोलैनम निग्रियम का नाम आया था, लेकिन वहाँ हमें ये नहीं बताया था कि सोलैनम निग्रियम होता क्या है, दैट इज़ मकोई प्लांट। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, मकोई प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखो, दैट इज़ सोलैनम निग्रियम। तो आपको ना डायग्राम्स के नीचे जो पॉइंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर स्पेशली ध्यान देना है। नेक्स्ट ये जो फ्लावरिंग ट्विग, फ्लावर एंड द लेटर सेक्शन ऑफ फ्लावर, स्टेमन, कार्पल लिखे हुए हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। बाकी मेन इंपॉर्टेंट इज़ द F पार्ट, मैं बार बार फिफ्थ बोलती हूँ, दैट इज़ अ फ्लोरल डायग्राम, उसे देख लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं लिलिएसी फैमिली पर, कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली, इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोनोकॉटलेडनस प्लांट्स। तो लिलिएसी फैमिली सिंपल है, लिली फैमिली होगी, लेकिन ये किस चीज़ की रिप्रेजेंटेटिव है, मोनोकोट प्लांट्स की, इस लाइन पर ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट इज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, वेजिटेटिव करेक्टर्स, पेरिनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा हमने किसी और में नहीं पढ़ा है, तो आप इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट इज लीव्स, मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सटिपुलेट विद द पैरेलल वेनेशन। अब देखो हमें बताया ये मोनोकोट्स में मिलते हैं मेनली, तो मोनोकोट्स की वेनेशन कैसी थी, पैरेलल। तो अब आपको आई थिंक सो मतलब ढंग से समझ आने लग गया होगा कहाँ से कैसे रिलेट हो रहा है सब कुछ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट इज इनफ्लोरेसेंस, दैट इज सोलिटरी, साइमोस, ओफन, अम्बलेट, क्लस्टर्स, इस पर फिर से ध्यान देना है। नेक्स्ट इज फ्लावर, दैट इज बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट इज द पेरियंथ, टेपल, 6 3+3 अरेंजमेंट, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वाल्वेट एस्टिवेशन, एंड्रोशियम, स्टेमन 6 3+3 एपिटेप्लस, जाइनोशियम, ट्राइकार्पलरी, ये मैंने बोला था बहुत बार टेस्ट में पूछा जाता है, इसे अंडरलाइन कर लो। सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर, ट्राइलॉक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स, एक्साइल, प्लेसेंटेशन। लेकिन एक चीज़ और है, अभी जैसे मैंने बोला ट्राइकार्पलरी बहुत ज़्यादा टेस्ट में पूछा जाता है, इसे अंडरलाइन कर लो। अब आप बोलोगे मैंने क्यों नहीं अंडरलाइन किया हुआ, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ लिया था, तो सारा कुछ अंडरलाइन भी नहीं कर लेना है। बाद में ना थोड़ा इस टॉपिक को ऐसे रखना कि मतलब कई बार पढ़ लो आप, लेकिन बाद में वो पॉइंट्स हाईलाइट करना जो आपको याद नहीं रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
नेक्स्ट लिखा है फ्रूट के बारे में, दैट इज कैप्सूल, रेयरली बेरी, सीड, एंडोस्पर्मस। फ्लोरल फॉर्मूला फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्पेशल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दैट इज द पेरियंथ, जो हमें पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दैट इज मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ मेडिसिन, एलोई। वेजिटेबल्स, एस्पैरागस एंड कॉल्चिसिन, दैट इज कॉल्चिसियम ऑटमनेल। ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल्चिसिन, अगर आपको पता हो ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डॉक्टर बनने वाली बता दिया। नेक्स्ट एक और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल, दैट इज़ लिली का तो हमें पता ही है, दैट इज़ एलियम, क्योंकि हमें फिगर में शो किया है। मैंने अलग से यहाँ इसलिए लिखा था क्योंकि एक बार मेरे टेस्ट में गलत हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ऑनियन किस फैमिली में आता है, लेकिन ये डायग्राम में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हम डायग्राम को। तो डायग्राम में हमें देखो फर्स्ट ही लिखा हुआ है एलियम सेपा, तो ये क्या है, किसका नाम है, ऑनियन का। अच्छे से याद कर लो, थोड़ा अलग सा नाम है। नेक्स्ट फिर हमें प्लांट शो किया, इन्फ्लोरेसेंस एंड देन फ्लावर। फिर मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फिर से है फ्लोरल डायग्राम, यहाँ पर डी पार्ट में, ठीक है मैं गलत नहीं कर रही अब। नेक्स्ट फाइनली हमने ये चैप्टर अब अपना ओवर कर लिया है। इसके एग्जाम्पल्स की ट्रिक मैं भी आपको बताती हूँ, पहले हम करते हैं समरी पोर्शन। समरी, फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जिबिट enormous variation in the shape, size, structure, mode of nutrition, lifespan, habit, and habitat. They have well-developed root and shoot systems. Root system is either taproot or fibrous. Generally, dicot plants have tap roots, while monocot plants have fibrous roots. तो ये सब हमें पता है, dicot में tap होता है, monocot में fibrous होता है. Next is the roots in some plants get modified for the function of storage of food, mechanical support, and respiration. The shoot system is differentiated into stem, leaves, flowers, and fruits. The morphological features of stems like the presence of nodes and internodes, multicellular hair, and positively phototrophic nature helps to differentiate the stems from roots. तो ये NCERT की मेन थ्योरी में नहीं था क्या, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर, मतलब पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक होता है। फोटोट्रॉफिक इज अ सनलाइट, तो जो सनलाइट की तरफ हो, अब स्टेम कहाँ की तरफ ग्रो कर दिया, ऊपर की तरफ ग्रो कर दिया ना, टुवर्ड्स द सनलाइट, तो दैट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नेचर। और मल्टी सेलर हेयर होते हैं यहाँ पर, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेम ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म द डाइवर्स फंक्शंस लाइक storage of food, vegetative propagation and protection under different conditions. Leaf is a lateral outgrowth of the stem developed exogenously at the node. तो ये भी मेन थ्योरी में मेंशन नहीं था, लीफ इज अ lateral outgrowth and developed exogenously. exogenously वर्ड पर आपको ध्यान देना है, और कहाँ पर ग्रो करता है, at the node. These are green in color to perform the function of photosynthesis. Leaves exhibit marked variations in their shape, size, margin, apex, and extent of incisions at the leaf blade, lamina. Like other parts of the plants, the leaves also get modified into other structures such as tendrils, spines for climbing and protection respectively. तो ये सब हम पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, तो बार बार अंडरलाइन मत करना क्योंकि हमें अपना रिवीजन टाइम फाइनल टाइम पर घटाना है। तो जो जो पॉइंट्स हमें नहीं आते सिर्फ वो अंडरलाइन करने हैं आपको समरी में। नेक्स्ट इज the flower is a modified shoot meant for the sexual reproduction. The flowers are arranged in different types of inflorescence. They exhibit enormous variation in the structure, symmetry, position of ovary in relation to other parts, arrangement of the petals, sepals, and ovules. After fertilization, the ovary is modified into fruits and ovules into seed. Ovary बनाता है fruits, ovules बनाते हैं seeds. Next is seeds either may be monocot or dicot. They may vary in shape, size, and period of viability. तो ये भी अंडरलाइन कर सकते हैं, मुझे पता था इसलिए मैंने नहीं करा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आएगा कि वो पीरियड ऑफ वाइबिलिटी में भी वेरी करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड through semi-technical description of the families. Hence, a flowering plant is described in a definite sequence by using scientific terms. The floral features are represented in the summarized form as a floral diagram and the floral formula. Finally, chapter done. Dun 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 dun. Next करते हैं अब हम ट्रिक टू लर्न द फैमिलीज। ये ट्रिक्स वैसे मेरी नहीं है, मैंने तो जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें बार बार लिख कर याद कर लिया था। आप भी वैसे कोशिश करना वैसे ही आपको याद हो जाए तो, लेकिन आपने बोला था कि इसके ट्रिक्स भी प्रोवाइड कर दो, इसलिए मैंने थोड़ा ढूंढ लिए। तो सोलेनेसी की ट्रिक है तेरे प्यारे बिहार चले अश्वा बेला पे तंबाकू खाके। यहाँ पर अब उनके नाम लिखे हुए हैं जो जो उनके एग्जाम्पल्स हैं, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, अश्वगंधा, बेलेडोना, पेट्यूनिया, टोबैको। नेक्स्ट है लिलिएसी के एग्जाम्पल, तो गोरी, एलो, एस्पा, कॉल्ची, ओनियन, गार्लिक। तो इनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, एलोवेरा, एस्पैरागस, कॉल्चेसियम, एलियम सेपा, एलियम सटाइवम। नेक्स्ट दिए हैं फेबेसी फैमिली के एग्जाम्पल, दैट इज गैस में सब्जी से गरम सीटी 100 मारे, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स,
सन हेम्प इंडिगोफेरा ट्राइफोलियम, स्वीट पी सेसबेनिया मुलेथी। तो ठीक है, अब सारे एग्जाम्पल्स भी आपको याद करने मैंने ट्रिक बता दिए, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। फाइनली हमारा आज ये चैप्टर ओवर हो गया है बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।